चाइनीज सीरीज 19 फ्लोर का पार्ट 6। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब कैटी, सैम, येंग और मिनी ये सब गए होते हैं ना टाइनजी गेमिंग के ऑफिस में, और वहाँ पे धमका रहे थे कि हमें अपने सीईओ से मिलवाओ वरना हम सारे सबूत लेकर पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। तो तब एक मामूली से दिखने वाले स्टाफ ने कहा कि आप जिसकी तलाश कर रहे हैं वो मैं ही हूँ इस कंपनी का सीईओ, जिससे सभी हैरान हो गए थे उस समय। अब आगे देखते हैं कि टाइनजी का सीईओ जिसका नाम थॉमस था वो अपने ऑफिस वाले चेयर पे बैठा होता है और टेबल पे एक फोटो फ्रेम रखी हुई है जिसमें थॉमस शायद दोस्तों अपनी बेटी के साथ खड़ा था। थॉमस कहता है ये पहली बार हुआ कि मैं ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में हूँ, बताओ तुम लोगों की डिमांड क्या है। इस पे कैटी कहती है कि हम क्या ही चाह सकते हैं, हमारे कोमा में गए दोस्तों को वापस लेकर आ जाइए और हमें इस गेम से मुक्त कीजिए वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। थॉमस कहता है वैसे मुझे धमकी देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है सच बताऊं तो, पर अब ऐसी सिचुएशन आ गई है तो सुनना पड़ रहा है तुम्हारे मुंह से। तब प्लेयर्स कहते हैं कि आप इतने बड़े कंपनी के मालिक होने के बाद भी एक नॉर्मल स्टाफ की तरह क्यों रह रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे। थॉमस कहता है मुझे अपने स्टूडेंट्स को नजदीक से ऑब्जर्व करना पड़ जाता है, इसीलिए मैं उनसे डायरेक्ट मिलता जुलता हूँ नॉर्मल स्टाफ की तरह और उनके हाव भाव को ऑब्जर्व करता हूँ, जिसपे लोग कहते हैं कि हम कैसे मान ले कि आप सच में सीईओ ही हैं। और तब वो ठीक उसी अंदाज में बोलकर दिखाता है कि मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी है, पर जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ। और ठीक यही लाइन दोस्तों थॉमस ने कॉल पे भी इनसे कही थी, तो इनको यकीन हो जाता है कि हाँ ये वही है। तब वो लोग थॉमस का मोटिव जानने की कोशिश करते हैं। वो बताता है कि मैं एक ऐसी वर्ड एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ चालाक और बहादुर लोग ही जीत पाए। जिसपे कैटी कहती कि मुझे आपकी ये चिकनी चुपड़ी बातों में ना फंसना नहीं है, मैं तो बस ये गेम क्विट करने की सोच रही हूँ और अपने दोस्तों को बचाना चाहती हूँ। थॉमस कहते हैं ठीक है, मैं 2 दिनों में सारे चिप्स निकलवा दूंगा और उन कोमा पेशेंट्स को भी होश में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना तुम लोगों की। तो वो भी कहते नहीं और फिर ऑफिस से आराम से निकल जाते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि थॉमस इतनी आसानी से मान गया हमारी बात। इसके बाद सैम कैटी को बताता है कि आज पता है मैं गया हुआ था माइक्रो टेक्नोलॉजी में और वहाँ पे मैंने चैंग की एक फोटो देखी जिसमें ये थॉमस भी था, यानी इन दोनों की कंपनीज का आपस में जरूर कोई गहरा रिश्ता है। इसके साथ ही तुम्हारे डैड चैंग के कंपनी के सीनियर इंजीनियर थे और उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। अब उनके बारे में कुछ पता चल सके दोस्तों तो इसीलिए कैटी और सैम जाते हैं कैटी के डैड के क्वार्टर में, मगर वहाँ पे वो होती ही नहीं और साथ ही कोई काम की चीज भी इनको नहीं मिलती। अब इधर टाइनजी का मैनेजर थॉमस से पूछता है क्या हम सच में ये गेम स्टॉप करने वाले हैं। थॉमस कहता है कि तुमने ही तो कहा था ना कि हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई है और वैसे भी ये एक दूसरे को मारने वाले गेम में कुछ खास मजा नहीं आ रहा, हमें कुछ और मजेदार करना होगा। अब अगले दिन की बात है दोस्तों, येंग सिना से मिलता है कैंटीन में और ब्रेकफास्ट के दौरान कहता है पता है क्या, मैंने जिस गेम के बारे में बताया था ना उसमें बहुत ही रिस्क है, इसलिए हमने उस गेम से निकलने का कोई रास्ता खोज लिया है, पर एक दिक्कत आ रही है। वो जो 7th प्लेयर है ना उससे मैं रियल में मिलना चाहता हूँ पर आज तक मिला नहीं और मुझे बड़ी चिंता हो रही है उसकी। मैं चाहता हूँ कि वो भी हमारे साथ इस गेम से एग्जिट कर ले, पर दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि मैं उस तक के बाद पहुँचाऊँ कैसे। तो इस पे सिना कहती है कि देखो तुमने अभी तक उसके बारे में मुझे जितना कुछ बताया है तो उसके हिसाब से तुम्हें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में उसको ढूंढना चाहिए। उस गेम में ज्यादातर लोग हमारे ही कॉलेज के हैं, तो हो सकता है तुम्हारी ड्रीम गर्ल भी इसी में से कोई हो। इसके बाद तो येंग तुरंत ही पागलों की तरह स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में 7th प्लेयर को ढूंढने में लगा होता है। उसे वो तो नहीं मिलती दोस्तों, पर वो सिना को देखता जरूर है जो उसको देखकर मुस्कुरा रही होती है, जिससे उसको ये लगता है कि सिना मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ा रही है। वहीं दोस्तों मिनी की जान पहचान वाला वो डिलीवरी बॉय कॉलेज में खाना पहुंचाने आया था, पर गलती से वो जरा सा नीना से भिड़ जाता है, जिससे होता यह है कि नीना का फोन गिरकर टूट जाता है। अब डिलीवरी बॉय की हालत खराब, तो वो फोन पे से नीना को कुछ पैसे ट्रांसफर करने की बातें करता है ताकि वो अपना फोन रिपेयर करवा ले। मगर वॉलपेपर पे नीना देखती है कि डिलीवरी बॉय के साथ मिनी की फोटो है, मतलब उस डिलीवरी बॉय के फोन के वॉलपेपर में। तो वो एक चाल चलती है और कहती है जरा अपना फोन देना, पहले मैं तुम्हारे फोन से अपने फोन पे कॉल करके चेक तो कर लो कि कॉल आ भी रहा या फिर नहीं। पर दोस्तों वो अपने नंबर पे फोन करने के बजाय लगा देती है फोन मिनी के नंबर पे और उधर से मिनी कहती है हाँ भैया क्या हो गया। तो नीना कहती है तुम तो वही इन्फ्लुएंसर हो ना मिनी, ये तुम्हारा भाई है ना। अब इनकी बातचीत चली रही होती है, तभी कैटी अपने डॉम में फ्यूचर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑनलाइन रिसर्च कर रही थी। तभी वहाँ पे आती मिनी जो कि गुस्से में अपना पर्स फेंक देती है। कैटी उससे पूछती क्या हो गया, वो कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ। पर कैटी समझ जाती है दोस्तों कि मिनी किसी बात से परेशान जरूर है। दूसरी ओर सिना और येंग एक ही जगह पे बैठे होते हैं। तो येंग थक कर बैठा हुआ होता है और सिना खड़ी थी। उसकी छोटी बहन ने उसकी रिकवरी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग वीडियो बनाकर भेजा था, जिसको सिना बड़े गौर से देख रही होती है। तो तभी येंग सिना की आंखें नोटिस कर लेता है और उसके मुंह से निकल जाता है 7th प्लेयर, और सिना भी कह देती है कि हाँ बोलो। बस दोस्तों
उसकी पोल खुल जाती है कि वही 7th प्लेयर है। यंग पूछता है क्या तुम सच में वही हो जिसपे मैं इतना फिदा हूँ? तो सिन्हा कहती है क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? तुम्हारी ड्रीम गर्ल एक डिसेबल्ड लड़की अच्छा नहीं लगा तुम्हें? अब सिन्हा को तो लग रहा था दोस्तों कि अब यंग उसके लिए स्पेशल फील नहीं करेगा, इसीलिए वो नाराज होकर चली जाती है क्योंकि वो अपनी डिसेबिलिटी की वजह से काफी इनसिक्योर थी। इसके बाद हम कैटी और सैम को देखते हैं जो कि कॉलेज कैंपस में ही एक जगह पे मिलते हैं, जहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि थॉमस का इतनी आसानी से मान जाना, ये बात कुछ गड़बड़ हो रही है। मतलब वो इतनी आसानी से कैसे मान गया, वो जरूर कुछ ना कुछ करने वाला है। तभी दोस्तों ये दोनों नोटिस करते हैं मिनी और डिलीवरी बॉय को। वो मिनी के लिए कुछ फ्रूट्स लाया था और मिनी कह रही थी मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तो मेरी फिक्र क्यों करते हो ये बताओ, और प्लीज मुझसे मिलने मत आया करो, मैंने कितनी बार कहा है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच क्या बात है आगे पता चल जाएगी, लेकिन अब जब मिनी इस तरह से डिलीवरी बॉय को कह रही है ना, तो इनको लगता है कि ये डिलीवरी बॉय जरूर मिनी का क्रेजी फैन होगा। पर इन्हें क्या पता था कि वो तो उसका भाई है। दोस्तों मिनी तो गुस्से में चले जाती है, मगर उसका भाई छत पे जाकर कूदने की कोशिश करता है, मगर सैम उसको बचा लेता है इन टाइम पे। तो मिनी का भाई खुद बताता है कि अरे मैं मरने नहीं जा रहा हूँ, मुझे छोड़ो, मैं चिल्लाने के लिए आया हूँ यहाँ पे सिर्फ, ताकि अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल पाऊं। इसके बाद इनको पता चल जाता है दोस्तों कि मिनी अपने भाई को पसंद नहीं करती, मगर उसके भाई को उसकी परवाह है, इसीलिए वो उसको मिलते जुलते रहना चाहता है। उसके जाने के बाद सैम नोटिस करता है कि मेरी स्माइली फेस वाली स्टैम्प कहीं खो गई है, तो वो उसे ढूंढने लग जाता है। कैटी पूछती क्या ढूंढ रहे हो, वो बता भी देता है, और फिर भी कैटी को कुछ याद ही नहीं आता अपने बचपन के बारे में, क्योंकि बचपन में वो एक्चुअली कैटी ने उसको दिया था। तो तब सैम उसको थोड़ा और बताता है कि ये ना बचपन में मुझे एक लड़की ने दिया था और कहा था कि इस स्माइली स्टैम्प की तरह मैं भी हमेशा स्माइल करता रहूं। फिर भी कैटी को कुछ याद आता ही नहीं। वो तो ये कहने लगती है कि बचपन की चीज को तुम अब तक अपने साथ लिए घूम रहे हो, बताओ यार। जिससे सैम उदास हो जाता है कि कैसी है ये। वो उस टाइम के लिए तो चला जाता है, पर रात में वापस ढूंढने आता है कि कहाँ खो गया वो। और तभी दोस्तों हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब सैम के डैड की मौत हो गई थी ना एक्सीडेंट में, और उसकी मॉम उसको लेकर दूसरे शहर जा रही थी काम के तलाश में। तो तब जाने से पहले सैम कैटी से मिलने के लिए आया था। उसको जाते देखकर कैटी रोने लग गई थी, और तब सैम ने उसके हाथों पे भी स्माइली स्टैंप मार के कहा था कि करो ना स्माइल, रो क्यों रही हो, मैं तुमसे मिलने के लिए दोबारा जरूर आऊंगा फ्यूचर में। तो कैटी ने पूछा भी था कि तुम अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं ना? सैम ने कहा था बिल्कुल नहीं। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट में तो कैटी को कुछ याद ही नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और देर रात सैम उस मिस्टीरियस पर्सन से अपने कंप्यूटर पे टेक्स्ट मैसेज टाइप करके हमेशा की तरह जो बातें होती है वही करता है। सैम उसे बताता है कि कैसे टायनजी ने चिप निकालने की बात पे सहमति जता दी है, वो भी इतनी आसानी से, लेकिन मुझे बहुत ही गड़बड़ लग रही है इसके पीछे। तो वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि इतनी आसानी से टायनजी पे यकीन मत करना, चौकन्ना रहना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगले दिन की बात है, सारे प्लेयर्स जाते हैं टायनजी गेमिंग के ऑफिस, जहाँ पे आज उनके कोमा वाले चारों दोस्तों के ब्रेन से वो चिप निकाले जाने वाला है। यहाँ सैम अकेले में कैटी को लेके जाता है और कहता है मुझे बस एक चिंता सताई जा रही है, अगर चिप निकाले जाने पे हमारी पास्ट की कोई मेमोरी भी डिलीट हो गई तो क्या होगा, सोचा है कभी? देखो कैटी, बात ऐसी है कि मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए एक भी पल को भूलना नहीं चाहता। तो दोस्तों कैटी सैम के हाथ पे 5 बार टैप करती है, जिससे सैम के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि ऐसा तो वो बचपन में भी क्या करती थी। यानी कि कैटी को भी सारी बातें याद थी दोस्तों। साथ ही वो स्माइली फेस वाला रबर स्टैम्प को देते हुए कहती है मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, कभी भी नहीं भूल सकती। यानी दोस्तों कल वो रबर स्टैम्प कैटी नहीं उठा लिया था, इसलिए वो स्टैम्प सैम को नहीं मिला था। इसके बाद तो चारों कोमा पेशेंट वालों की चिप निकालने के बाद कैटी और बाकी लोगों के ब्रेन से भी चिप निकालने की तैयारी होती है। मिनी बड़ी खुश थी, वो कहती है चलो इसके बाद हमें ये गंदे नाइटमेयर्स तो नहीं आएंगे, मैं तो मस्त दिन रात पार्टी करूंगी इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए। यंग कहता है तुम्हारा तो सही है यार, पर मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई झगड़ा करने में ही बिजी रहूंगा। तो सिन्हा टॉन्ट करते हुए कहती है मैं तो एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड देखूंगी अपने लिए जो सच में मुझसे प्यार करता हो, ये मेरी डिसेबिलिटी से वो घबरा ही नहीं। मतलब किंग कहता है मैं ही तो हूँ वो। वही अंकल लिन कहते हैं कि मैं तो शादीशुदा हूँ ही, अब मैं बेबी प्लान करके प्यारी सी फैमिली बनाना चाहता हूँ, और तुम क्या चाहती हो कैटी? तो कैटी दोस्तों प्यार से सैम का हाथ पकड़ लेती है, जिससे सभी समझ जाते हैं कि ये दोनों भी आगे साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कुछ ही देर में इनके दिमाग में लगे इलेक्ट्रिकल हेलमेट टाइप जो इक्विपमेंट था, उसकी वजह से सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, और इसके बाद जो होता है ना दोस्तों, इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये तो सर्कस वाले गेम के सेकंड पार्ट में पहुंच जाते हैं। हाँ आपको याद होगा, जहाँ मिनी के हाथ पैर बंधे हुए हैं और बाकी सब ऐसे ही होते हैं, पर सैम मिसिंग है यहाँ पे, जिससे कैटी बड़ी भड़क जाती है और कहती है थॉमस मुझे पता है तुम देख सकते हो हमें, जब तुम्हें हमें इस गेम से आजाद करना ही नहीं था तो फिर ये नाटक क्यों किया? जिस पे थॉमस बताता है कि जिस दिन सैम हमारे कंट्रोल रूम में घुसा था ना, उस दिन उसने काफी कुछ छेड़छाड़ कर ली थी, जिससे हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी और प्लेयर्स का सारा डेटा उड़ गया था, इसीलिए हम उस रात गेम कंटिन्यू नहीं कर पाए। मैं तो काफी परेशान था कि मैं क्या करूंगा, पर अगले दिन तुम लोग खुद ही आ गए मेरे पास डील करने के लिए, तो मैंने भी दिखावे के लिए तुम लोगों की हाँ में हाँ मिला दी, और अभी जो हेलमेट लगाए है ना, उसी से तुमको सारा डेटा तुम्हारे ब्रेन की चिप में रिस्टोर किया जाएगा।
जिसकी वजह से अब तुम लोगों को फिर से ये गेम जारी रखना होगा। तो इसके बाद कैटी पूछती कि तुमने सैम के साथ क्या किया, वो कहाँ पे है। थॉमस कहता है उसका पता तुम्हें जल्द ही चल जाएगा, पहले गेम तो शुरू करो। तो कैटी तो साफ इनकार कर देती है कि मुझे खेलना ही नहीं है ये गेम। तो थॉमस कहता है मुझे 2 चीजों से बहुत ही नफरत है, पहला किसी भी काम को अधूरा छोड़ना, और दूसरा जब कोई मुझे धमकाता है तो मेरा दिमाग सटक जाता है। हाँ, पर जब कोई गेम के सारे रूल्स फॉलो करता है तो मुझे बहुत ही आनंद आता है, पता है तुम्हें। चलो मैं इस गेम का नियम तुम्हें जल्दी बता देता हूँ। तो मिनी के सर के ऊपर एक चेन सॉ लटक रहा है, जो कि गेम स्टार्ट होने पे धीरे धीरे नीचे आता रहेगा। पास ही में 2 साइकिल रखी हुई है, और तुम लोग उसको 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ज्यादा की स्पीड पे चलाते हो तो चेन सॉ ऊपर जाते जाएगा, और जब वो एकदम से ऊपर चला जाएगा तो मिनी सेव हो जाएगी। लेकिन अगर उससे कम की स्पीड पे चलाते हो तो वो मिनी की ओर बढ़ता जाएगा और फिर उसको काट कर देगा खत्म। हाँ, पर यहाँ पर एक कंडीशन भी है कि जो 2 साइकिल है ना, वो बिल्कुल एक ही स्पीड पे चलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्पीड में जा रहा है और एक स्लो। साथ ही मिनी को भी एक स्पेशल पावर दी गई है दोस्तों। उसके हाथ में एक बटन है, अगर उसको लगेगा कि ये लोग सही से गेम नहीं खेल रहे हैं और मेरी जान को खतरा है तो वो बटन दबाकर खुद को बचा सकती है। इससे होगा ये कि वो तो बच जाएगी, मगर बटन दबाते ही दोनों साइकिल में लगे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे, जिससे वो दोनों प्लेयर का पत्ता साफ। तो वो मिनी को कहता है कि देखो तुम 2 प्लेयर्स को चुन लो साइकिल चलाने के लिए, क्योंकि 2 और प्लेयर्स को दूसरी साइड जाना होगा गेम खेलने के लिए। जिससे कैटी को समझने में देरी नहीं लगती कि दूसरे साइड में सैम को बांध कर रखा गया होगा। इसीलिए वो यहाँ पे येंग और सिना को छोड़ देती है और खुद अंकल लिन के साथ दूसरे साइड जाती है, जहाँ पे ग्लास के अंदर सैम को बांध के रखा गया है दोस्तों। जिसमें गेम स्टार्ट होते ही पानी भरना शुरू होने वाला है। अब सैम को पानी में डूबकर मरने से बचाने के लिए अंकल लिन और कैटी को ब्लॉक्स गेम खेलना था, जिसमें इन्हें बिना ब्लॉक्स के टावर को गिराए 10 ब्लॉक्स निकालने थे। और जाहिर सी बात है कि पानी टैंक में भरने से रोकने के लिए पानी गिरने से ज्यादा जल्दी ब्लॉक्स निकालने होंगे, मतलब इनको बहुत फास्ट काम करना होगा दोस्तों। और सारे प्लेयर्स मिलकर थॉमस को खूब गाली देते हैं कि तुमने हमारे साथ धोखा किया, पर इससे थॉमस को कोई फर्क पड़ता ही नहीं। वो इन्हें गेम पे फोकस करने को कह देता है। साथ ही वो सैम के हाथ में भी एक रिमोट कंट्रोल देता है कि अगर तुम खुद को बचाने के लिए दोनों की जान लेना चाहते हो तो इसको दबा देना, इससे ब्लॉक्स टावर टेबल पे लगा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और ये दोनों मारे जाएंगे, तुम बच जाओगे। पर उस रिमोट को दोस्तों तुरंत ही सैम फेंक देता है, क्योंकि वो कैटी और लिन को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। कैटी सैम से कहती है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना। वो कहता है कि हाँ। इसके बाद दोस्तों कैटी ब्लॉक्स निकालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है ना, वैसे ही कई सारे ब्लॉक्स अलग अलग जगहों से गायब हो जाते हैं, जिससे कैटी शॉक्ड हो जाती है। और तभी अनाउंसमेंट करके थॉमस बताता है ये मैंने गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया था, इससे टावर के गिरने के ज्यादा चांसेस हैं। और तब दोस्तों कैटी बिल्कुल शांत दिमाग से एक एक करके ब्लॉक्स निकालना शुरू करती है। वो खुद तो बड़े सावधानी से ब्लॉक निकाल रही होती है, साथ ही अंकल इनको भी गाइड करती है। और पानी अभी तक दोस्तों सिर्फ सैम के घुटने तक ही पहुंचा था। अब इन्हें सिर्फ 2 ही ब्लॉक्स निकालने थे, और ये चीज थॉमस से देखा नहीं जाता कि ये तो सही काम कर रहे हैं। तो वो कैटी के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देता है। वो पता है उसके दिमाग में ये बात डालना शुरू कर देता है कि तुम अभी तक जिन भी लोगों को बचाने की कोशिश की है ना तुमने, उन्हें बचाने में कामयाब नहीं हुई हो, क्योंकि तुम्हारे बस का कुछ है ही नहीं। साथ ही वो विजुअल्स चलाता है, पहले कैटी की मॉम की कार एक्सीडेंट का, फिर जेनी का, फिर इसके बाद मैक्स का, जिससे दोस्तों कैटी काफी इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाती है। जिसके बाद वो जब नेक्स्ट ब्लॉक को निकालने की कोशिश करती है तो पूरा टावर ही गिर जाता है और वहां से गायब, यानी वो एक बार फिर फेल हो गई। साथ ही वो पानी अचानक से बढ़ते बढ़ते सैम की कमर के ऊपर तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर दोस्तों सिना और येंग भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। वो लोग तो ये लेवल जीतने वाले थे कि तभी सिना के माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए उसके माइंड में एक सीन चल जाता है, जहाँ एक बार क्या हुआ था, वो तलवारबाजी चैंपियनशिप में गई थी, पर पैर में अचानक दर्द की वजह से वो हार गई थी, और यही सीन उसको दिख जाते हैं। इस चीज से सिना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो साइकिल का पैडल मारना रोक देती है, जिससे वो चेन सॉ तेजी से नीचे आ जाता है और मिनी चिल्लाने लग जाती है कि क्या कर रही हो, मेरी जान लोगी क्या, जल्दी करो। वहीं सिना तो कहती है कि मैं अब और नहीं चला सकती। वहीं दोस्तों येंग उसको और मोटिवेट करने में लगा होता है, मगर सिना को तो येंग की बातें सुनाई ही नहीं देती, क्योंकि उसके दिमाग में तो बस वही जहाँ वो चैंपियनशिप हारी थी ना उसकी बात चल रही है। क्योंकि दोस्तों सिना की मॉम का सपना था कि कम से कम मेरी बेटी तो चैंपियनशिप जीत जाए, क्योंकि उसकी मॉम नहीं जीत पाई थी इसीलिए। और अब सिना के दिमाग में ये बातें भी आती कि मैं तो अब ऐसी हो गई हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी रियल वर्ल्ड में, तो मुझे लगता है मैं अपनी मॉम का सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। और यही सोच सोच कर वो और ज्यादा निराश हो जाती है। उधर कैटी के दिमाग में भी चल रहा था दोस्तों कि जब मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था और उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया, तो एक तरफ तो डॉक्टर मेरी मॉम का इलाज करने में जुटे हुए थे और दूसरी ओर मैं यही ब्लॉक्स वाले गेम खेल रही थी। अगर मैं 7 ब्लॉक्स बिना टावर गिराए निकाल लेती तो गॉड मेरी मॉम की जान नहीं लेते, मगर उसमें मैं कामयाब नहीं हो पाई थी और मेरी मॉम की जान चली गई थी। मैं कभी किसी की जान बचा ही नहीं सकती। इस तरह दोस्तों उसके दिमाग में भी ये सारी चीजें आ जाती है, और इससे होता यह है कि बार बार 3 से 4 बार पूरी तरह से वो गिर जाता है नीचे टावर, जिसकी वजह से सैम के गले तक पानी पहुंच जाता है। मगर फिर भी सैम ना तो गुस्सा करता है और ना ही चिढ़ता है।
वो बस कैटी से कह रहा होता है कि मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम आराम से शांत होकर ये करो, हो जाएगा। दूसरी ओर दोस्तों मिनी भी हिम्मत नहीं हारती, जबकि चेनसो काफी नजदीक आ गया होता है उसको डर भी लग रहा था, मगर वो बटन नहीं दबाती क्योंकि उसके पास ये ऑप्शन है ना कि वो बॉम्ब से दोनों को उड़ा दे और खुद बच जाए, पर वो ये नहीं करती। वो येंग को कुछ करने को कहती है तो येंग साइकिल से उतरकर सिना के पास जाता है, उसको होश में लेके आता है, उसे यकीन दिलाता है कि तुम कर सकती हो, हार मत मानो। तब जाकर दोस्तों फिर से ये दोनों एक ही स्पीड में साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे करके अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, जिससे होता ये कि चेनसो भी वापस ऊपर की ओर जाने लग जाता है और फिर एक टॉप पे पहुंच जाता है, जिससे कि वो लोग जीत जाते हैं। इधर आखिरी बार कैटी भी पूरी कोशिश करती है सैम को याद करके, वो उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है और उसे खोना नहीं चाहती, इसीलिए आखिरी बार वो टावर को बिना गिराए 10 ब्लॉक सक्सेसफुली निकाल लेती है। फिर जब वो खुशी से सैम की ओर देखती है ना, तो उससे पता चलता है कि मैंने इसे क्लियर करने में काफी टाइम लगा दिया, क्योंकि दोस्तों अब तो पानी सैम के सर के पार चला गया था, बुरी तरह से तड़प रहा था वो। तो कैटी कहती है अब तो मैंने ब्लॉक्स वाला गेम जीत लिया है ना, थॉमस को कहती है वो, तो सैम को आजाद करो। थॉमस कोई रिस्पॉन्स नहीं देता दोस्तों। वहीं दूसरी ओर से सिना, मिनी और येंग आ जाते हैं। वो लोग भी ये देखकर हैरान कि सैम बाहर क्यों नहीं आया अभी। तभी गेम ओवर होने की अनाउंसमेंट हो जाती है। इसके बाद कैटी की नींद खुलती है अपनी ग्रैंड माँ के घर पर। वो जागते काफी हड़बड़ा जाती है। उसकी आवाज सुनकर ग्रैंड माँ आती है और बताती है तुमने कल रात बहुत पी रखी थी क्या? 2 लड़कियां तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आई थी। पर इससे अभी कैटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उससे तो चिंता हो रही थी गेम के आखिर में हुआ क्या सैम बचा या नहीं, क्योंकि कैटी को कुछ क्लियर याद नहीं आता दोस्तों। वो लगाती है डायरेक्ट सैम को कॉल और उसकी धड़कनें काफी बड़ी भी होती है, मतलब उसको लगता है वो फोन उठाएगा कि नहीं। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि मिनी अपना दिमाग लगाती है और साइकिल पर लगे बॉम्ब को ले आती है और उसके पास उसका रिमोट तो था ही। तो वो लोग उस बॉम्ब को सैम के नजदीक रखकर खुद दूर हो जाते हैं। फिर बटन दबाकर धमाका करते हैं, जिससे सैम का गिलास टूट जाता है और सारा पानी बह जाता है और ये लोग सैम को फिर से जमीन पे लेके आ जाते हैं। उसको जगाने की कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता दोस्तों। फिर कैटी पहले तो सैम के सीने पे प्रेशर डालती है और उसके बाद उसके माउथ टू माउथ सीपीआर देती है, जिससे कुछ ही देर में होता ये है उसे होश आ जाता है और इस बार ये सारे के सारे प्लेयर्स सही सलामत गेम से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कैटी को याद नहीं था कल रात सैम बच गया था, इसलिए वो डर रही थी फोन करके कि कॉल उठाएगा भी कि नहीं। कैटी का कॉल सैम पिक कर लेता है और बताता है अभी तो मैं अपने रूम में हूँ, लगता है टाइनजी वालों ने हमें हमारे घर तक पहुंचा दिया था। फिर वो थैंक यू कहता है कैटी को अपनी जान बचाने के लिए। और तभी दोस्तों ग्रैंड माँ कैटी को आवाज लगाती कि देखो ना ये पार्सल आया है तुम्हारे लिए। जब कैटी बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी ग्रैंड माँ एक हेडसेट पहन रही है, तो वो तुरंत ही उनको रोक देती है और उस हेडसेट को देखती है दोस्तों, तो वो था एक हेड मसाजर, मगर उस पे भी 19 लिखा हुआ था, यानी कि ये पक्का टाइनजी वालों ने ही भेजा होगा। तो कैटी ग्रैंड माँ को इसको पहनने से सख्त मना करती है और बाहर निकलती है देखने के लिए कि इसे किसने पहुंचाया। तो उसे स्कूटर से एक डिलीवरी बॉय जाता हुआ दिख जाता है, जिससे कैटी काफी परेशान कि ये था कौन अब। वहीं सैम उस मिस्टीरियस पर्सन से टेक्स्ट में मैसेज पूछता है कि तुम आखिर हो कौन, तुम मेरी हेल्प तो कर रहे हो मगर अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं बता रहे हो। तो सामने से जवाब आता है कि मैं टाइनजी में काम कर चुका हूँ, अगर किसी भी तरह उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो मुझे नहीं छोड़ेंगे वो। अब आगे जब ये लोग कॉलेज में जमा होते हैं तो सभी आज सुबह की अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं। ये के घर पे जुआ खेलने वाली इलेक्ट्रॉनिक टेबल का पार्सल आया था, जुए में जीतने के लिए एक हेडसेट का यूज करना था, उस पे भी 19 लिखा हुआ था। तो वो कहता है कि ये देखकर तो मैंने उसे फौरन तोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं अपने डैड से मार खाते खाते बचा। वो मुझ पे काफी नाराज हुए पता है। वहीं मिनी बताती है कि मेरे भाई को एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच रिसीव हुई थी पर मैंने उसे फेंक दिया। सिना बताती है कि मेरी छोटी बहन को भी इस तरह का एक पार्सल रिसीव हुआ था और अंकल इन बताते हैं कि मेरी वाइफ को भी। इससे सभी समझ जाते हैं कि इन बातों को हम हल्के में नहीं ले सकते। ये एक तरह से टाइनजी वालों की चेतावनी है कि अगर हम उनके हिसाब से नहीं चले तो वो हमारी जान तो ले ही सकते हैं, साथ ही हमारी फैमिली मेंबर्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी ओर दोस्तों टाइनजी के सीईओ थॉमस लास्ट गेम को बारीकी से देख रहा था, किस प्लेयर ने कब कैसे रिएक्ट किया, सारा कुछ वगैरह। फिर वो अपने मैनेजर से कहता है कि गेम में इतना डेंजर भरने के बाद भी वो सामने क्यों नहीं आया और यहाँ पे ये लोग किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, ये तो हमें नहीं पता। मगर आगे थॉमस ऑर्डर देता है कि सारे प्लेयर्स पे नजर रखवाओ, चेक करो सभी को। फिर हम कैटी को अपने डॉम में देखते हैं जहाँ वो अपनी फैमिली फोटो देख रही है। जब वो उसे टच करती है तो अंदर उसे फील होता है। वो फ्रेम खोलती है तो उसमें से उसे एक की मिलती है, यानी कि चाबी। पर ये किस ताले की है ये कैटी को याद ही नहीं आ रहा था दोस्तों। वहीं क्लासरूम में येंग बड़ी मेहनत से सिना के लिए एक चेयर बनाता है, बढ़िया वाली, जिसपे वो आराम से काम कर सके। तो वहीं पे मौजूद सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि वाओ, येंग सिना की कितनी केयर करता है, काश हमारा बॉयफ्रेंड भी हमारी इतनी केयर करता। देखो ना हमारे बैठने के लिए तो सिर्फ स्टूल है। और तभी दोस्तों वहाँ पे सिना आती है। येंग उसे खुशी खुशी बताता है कि देखो ये चेयर मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है और ये देखो मैंने इस पे तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। मैंने दोनों साइड हैंडल भी दिया है ताकि तुम हैंडल को पकड़कर उठने में तुम्हें आसानी हो। लेकिन ये देखकर उसका पारा हाई हो जाता है, वो उस पे चिल्लाकर निकल जाती है वहाँ से
अब येंग को समझ नहीं आता कि मुझसे क्या गलती हो गई। वहीं जब सिना अपने डॉम में जाती है दोस्तों तो उसे एक गिफ्ट रिसीव होता है। वो एक क्यूट सी डायरी होती जिसमें ताला और चाबी भी है। उसे खोलने पे सिना को पता चलता है कि ये तो मिनी ने मेरे लिए रखा है। उस डायरी में मिनी ने लिख रखा था कि तुमने गेम में मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। अब ये देखकर तो सिना हंसने लग जाती है कि ये मिनी कितनी ओल्ड फैशन है यार, पर प्यारी भी है। और ये चीज देखकर दोस्तों कैटी को भी एक ऐसी ही डायरी की याद आ जाती है जो कि उसने बचपन में अपने डैड को दी थी। जिसके बाद वो जाती है अपने डैड के क्वार्टर में और वहाँ पे ढेर सारी बुक्स में उसे एक बुक ऐसी मिलती है जिसके अंदर काफी सारे पेजेस काट कर उसके डैड ने डायरी में छुपाए हुए थे। फोटो फ्रेम में उसे जो चाबी मिली थी ना वो इसी डायरी की थी। दरअसल पिछली बार जब वो सैम के साथ क्वार्टर आई थी तो यहाँ पे उसे अपनी फैमिली की फोटो फ्रेम मिली जिसमें छोटी सी कैटी स्माइल करते हुए अपनी मॉम डैड के साथ खड़ी है। तो तब सैम ने कहा था इसमें तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो, इसे अपने पास रख लो। तो ये बात थी वैसे पास्ट की। अब उस चाबी से दोस्तों जल्दी कैटी डायरी में लगे ताले को खोल देती है और अंदर फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे बेटा। दरअसल ये डायरी कैटी ने अपने डैड के बर्थडे पे गिफ्ट की थी जब वो काफी छोटी थी। ये चीज उसके डैड को बहुत ही पसंद थी और तभी से उन्होंने इस डायरी को बहुत ही संभाल के रखा था। इसमें उन्होंने कई सारी चीजें लिख रखी थी अपनी बेटी और अपनी बीवी के बारे में, जिसे पढ़कर कैटी इमोशनल हो जाती है। फिर लास्ट में उसे उस डायरी में से एक चिप भी मिलती है जिसे लेकर वो सीधा जाती है सैम के डॉम में। पर दरवाजा खोलती है दोस्तों नीना, जो कि अपने ग्रेजुएशन थीसिस एक बार सैम से रिव्यू करवाने के लिए आई थी। तो कैटी सैम को उसके कंप्यूटर रूम में लेकर जाती है और सारी बातें बताती है कि देखो ना ये चिप मुझे कहाँ और कैसे मिली, मगर इसमें पासवर्ड डाले हुए हैं और खुल नहीं रहा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई, कुछ करो। जिसपे सैम बड़ा खुश होता है कि कैटी मुझ पे कितना यकीन करती है ना। वो कहता है मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो पासवर्ड क्रैक कर लेता है। पर जैसे ही दोस्तों ये प्रोसेसिंग होने लगती है ना वैसे ही नीना सैम को आवाज लगाकर बुला लेती है और इतनी देर में कैटी देख लेती है कि सैम के कंप्यूटर में उस मिस्टीरियस पर्सन का मैसेज आ गया था। वो मैसेज क्या था ये तो नहीं पता, मगर उसको देखकर कैटी का मूड ऑफ हो जाता है। उसे लगता है कि सैम भरोसे लायक आदमी ही नहीं है। मैं इसे सारी बातें बताती हूँ और ये मुझसे चीजें छुपा रहा है। इसीलिए वो अपने डैड की चिप ले लेती है और चली जाती है वहाँ से। सैम उसे रोकने की कोशिश भी करता है पर वो नहीं रुकती, जिससे सैम को लगता है कि ये जो भी कैटी अपसेट हुई है ये पक्का इस नीना की वजह से हुई है। और वो नीना से साफ साफ कह देता है कि अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो कॉलेज में ही करवा लेना, इस तरह मेरे रूम में मत आना कभी भी। दूसरी ओर दोस्तों मिनी येंग की मदद करती है उसकी गलती समझाने में। वो कहती है तुम अपनी ओर से ठीक कोशिश कर रहे थे सिना की हेल्प करने में, मगर सिना को तुम्हारी हेल्प की नहीं बल्कि तुम्हारे प्यार की जरूरत है। वो चाहती है कि जैसे तुम गेम में उसे ट्रीट करते हो ना वैसे ही रियल लाइफ में भी करो। बार बार उसे उसकी डिसेबिलिटी के बारे में याद मत दिलाओ। और कैटी जब अपने डॉम में पहुंचती है तो सैम उसे कॉल करता है, समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम गलत समझ रही हो, मेरा नीना के साथ कोई चक्कर नहीं है। फिर वो उसे चिप के बारे में पूछता है कि वो खुला कि नहीं, तो कैटी कहती नहीं। सैम कहते तुम आ जाओ ना, मैं दूसरी किसी सॉफ्टवेयर से खोलने की कोशिश करता हूँ, मगर कैटी नहीं मानती। तो वो फिर उससे कहता है कि देखो लोग जनरली किसी खास इंसान के बर्थडे या कोई खास इवेंट की डेट ही अपने पासवर्ड में यूज करते हैं, ट्राई करके देखो शायद खुल जाए। और जब कैटी कोशिश करती है दोस्तों वो खुल जाता है और अंदर फिर उसे जो देखने को मिलता है ना उससे वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अंदर उसे 19th फ्लोर गेम का ब्लूप्रिंट मिलता है, जिससे कैटी शॉक्ड कि ये चिप मेरे डैड के पास क्या कर रही थी, उनका इस गेम से क्या ताल्लुकात है और मेरे डैड आखिर है कहाँ। इसी के से लेकर वो पहले तो सैम के पास गई, मगर सैम के कंप्यूटर में उसने एक मिस्टीरियस पर्सन के मैसेज को देख लिया था, वो भी गेम से रिलेटेड ही। इस बारे में सैम ने कैटी को कुछ बताया नहीं था, इसलिए वो नाराज होकर चली गई थी। फिर वो अपने डॉम में उस चिप के पासवर्ड को क्रैक करती है और उसके अंदर 19th फ्लोर गेम से रिलेटेड ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों कि टाइनजी गेमिंग का सीईओ थॉमस काफी परेशान है कि मैंने इतना हार्ड गेम बनाया, कैटी को इतना परेशान किया, उसके दिमाग के साथ इतना खेला, लेकिन फिर भी वो जीत गई। वो अपने मैनेजर से कहता है काम करो, हमारे गेम में लगता है कोई बग प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए आज गेम नहीं होगा। जिससे अगली सुबह होता ये कि सारे प्लेयर्स की नींद आराम से होती है पूरी। वो जगते हैं तो बड़ी हैरानी होती है सभी को, एक दूसरे को कॉल और मैसेज करके पूछते हैं कि कल तुम भी गेम में नहीं गए थे क्या। तो हर जगह से ना जवाब आता है। अब इन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। फिर दोस्तों कॉलेज में सैम कैटी से बड़े अच्छे से बात करने की कोशिश करता है, पर वो क्लास का बहाना करके चली जाती है, क्योंकि अभी भी वो गुस्सा है सैम से जिसने मुझसे बात छुपाई। हालांकि उसका क्लास में भी बिल्कुल मन नहीं लगता दोस्तों। तो वो अपने डैड के बारे में सोच रही होती है और वो उनके भेजे हुए मैसेज को देखती है जिनका उसने कभी रिप्लाई तक नहीं किया था, मगर आज वो पूछती कि डैड आप हो कहाँ। दूसरी ओर हम अंकल लिन को देखते हैं दोस्तों, जो कि आज आराम से सोकर उठे थे क्योंकि गेम तो हुआ नहीं। उनका एक रूममेट जो कि उन्हीं के साथ कैंटीन में काम किया करता था, वो उनको कहता है मार्केट चलने को, पर लिन कोई बहाना बना देता है कि नहीं मैं चल नहीं सकता, मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है और अपनी वाइफ से भी वीडियो कॉल पे बात करनी है। तो रूममेट के जाते ही लिन निकालता है एक लैपटॉप और उसमें कुछ तो करने लग जाता है, पता नहीं क्या। तभी रूममेट वापस आता है तो उसको लैपटॉप के साथ देख लेता है। तो पहले तो रूममेट खुश होता है कि अरे तुम्हारे पास लैपटॉप भी है, कभी बताया नहीं तुमने, अब तो हम इसी में फिल्म्स देखेंगे। ये कहते कहते वो लैपटॉप छीनने लग जाता है, मगर लिन लैपटॉप छोड़ने को तैयार नहीं था, जैसे कि उसमें बहुत बड़ी चीज हो कोई।
तभी लिन का फोन सामने रखा होता है दोस्तों, उस पे उसकी वाइफ का कॉल भी आ जाता है और उसकी वाइफ बहुत ही गुस्से में थी, पता नहीं क्यों। वो कहने लगती है कि तुम्हारा किस चुड़ैल के साथ चक्कर चल रहा है, तुमने इतने सारे पैसे किस पे उड़ाए। तो लिन बताता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भला कभी फिजूल खर्ची कर सकता हूँ क्या, नहीं ना, ये देखो रिसिट, मैंने हमारी बेटी के लिए नया लैपटॉप लिया है। और उसकी वाइफ को तो यकीन होता ही नहीं दोस्तों, और तब लिन का रूममेट गवाही देता है कि हाँ सच में लैपटॉप ले लिया है। तब जाकर कहीं उसकी वाइफ को शांति होती है। और दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस दिन मजाक में लिन ने कह दिया था ना कि मैं तो ब्रेन से चिप रिमूव होने के बाद बेबी प्लान करूंगा, जबकि रियल में तो उसकी एक बड़ी सी बेटी भी है जो कॉलेज जाने की उम्र की है। फिर हम ग्वांगमिंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर की वाइफ को देखते हैं जो कि पुलिस में जाकर अपने हस्बैंड की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है। वहीं दूसरी ओर थॉमस अब अपने गेम में दोस्तों मार काट से बोर हो गया था। अब वो प्लेयर्स की साइकोलॉजी को समझना चाहता था कि वो लोग अंदर से कैसे इंसान है। वहीं सैम फिर से गया होता है फ्यूचर टेक्नोलॉजी कंपनी में, जहां वो नीना के डैड के साथ बातचीत कर रहा होता है। मगर नीना चुपके से ऐसे एंगल से फोटो क्लिक करती है ना जिसमें वो और सैम साथ में दिख रहे होते हैं। और फिर क्या था, वो उस फोटो को पोस्ट भी कर देती है सोशल मीडिया में, ये लिखकर कि जब स्पेशल पर्सन आपके साथ हो तो वक्त का पता ही नहीं चलता। पर जैसे ये पोस्ट सैम नोटिस करता है तो वो नीना को साफ साफ बता देता है कि सॉरी देखो, मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, मैं कैटी को पसंद करता हूँ फिलहाल और फाइनल भी। इधर सीना गई होती है अपनी मॉम के ट्रेनिंग सेंटर में तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने के लिए, पर वहाँ वो क्या देखती है दोस्तों कि उसकी छोटी बहन भी प्रैक्टिस कर रही है। ये चीज सीना को सही नहीं लगती और वो तुरंत ही अपनी बहन से कहती है कि तुम्हें तो म्यूजिक में इंटरेस्ट था ना, तुम यहाँ पे ये सब क्यों कर रही हो फिर। तो फिर एंट्री होती है उसकी माँ की वहाँ पे। वो कहती है ये तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है सीना। मगर सीना तो अपनी मॉम पे भड़क जाती है कि आप हमेशा अपनी ये अधूरी ख्वाहिशें ना दूसरों पे मत थोपा करो, आपने मेरा पूरा बचपन खराब कर दिया इस ट्रेनिंग में। अरे मैं कुछ और नहीं कर पाई आज तक, और देखिए मैं आज इस कदर लाचार हो गई हूँ कि चल भी नहीं सकती अच्छे से। वहीं अब छोटी के साथ भी यही कर रहे हो आप। तो वो उसी वक्त अपनी छोटी बहन को दोस्तों यहाँ से चलने के लिए कह देती है, मगर वो छोटी भी इंकार कर देती है ये कहते हुए, अगर ये करने से मॉम को खुशी मिलती है ना तो मैं ये जरूर करूंगी, मैं मॉम को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। तो मॉम भी कहती है कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया ना, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। जिससे दोस्तों सीना को अपनी छोटी बहन के लिए बड़ा बुरा लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले उसकी मॉम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होने वाली। अब हम कैटी को देखते हैं जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी गई हुई है अपने डैड के बारे में पता करने के लिए, जहाँ चैंग कैटी को उसके डैड के ऑफिस में लेकर जाता है, यानी ऑफिस नंबर 202 में, और कहता है कि तुम्हारे डैड इस कंपनी के स्टार्टिंग मेंबर में से एक थे। उन्होंने जाने से पहले हमें ढंग से इन्फॉर्म भी नहीं किया था, वो तो बस ऐसे ही एक दिन रिजाइन देकर चले गए, इसीलिए हमने उनके ऑफिस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। सारी की सारी चीजें वैसी की वैसी रखी हुई हैं। देखो अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ काम की चीज मिल जाए तो ले लो। पर कैटी जब अपने डैड का कंप्यूटर ऑन करती है तो उसमें कोई भी फाइल बिना पासवर्ड के खुलने को तैयार नहीं होती। साथ ही आइकॉन ब्लू कलर के होते हैं, और ऐसे आइकॉन कैटी ने दोस्तों सैम के कंप्यूटर पे देखे थे उस मिस्टीरियस पर्सन के, जिससे उसको डाउट हो जाता है कहीं सैम से चैट करने वाले मेरे डैडी तो नहीं है। और इधर नीना आती कैटी के डॉम में, जहाँ इस वक्त सिर्फ मिनी थी। तो वो मिनी को एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देती है और कैटी पे थोड़ा नजर रखने के लिए कहती है, जिसके लिए मिनी तो साफ इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि कैटी मेरी फ्रेंड है, अब भला मैं उसकी ये खबर क्यों करूं और तुम्हें क्यों बताऊं, ये अपना गिफ्ट अपने पास रखो जाओ। तो नीना कहती है गिफ्ट तो मैं ऐसे ही दे रही हूँ, तुम रख लो ना, कोई बात नहीं। पर मिनी मान नहीं रही थी दोस्तों। तो नीना कहती ठीक है, मैं तुम्हारी ओर से एक रिटर्न गिफ्ट ले लेती हूँ, फिर तो बात बराबर हो जाएगा ना, ये VR सेट तुम्हारा है ना, मुझे दे दो। अब मिनी इसको समझाने की कोशिश करती है, इसको मत लो, ये बहुत ही डेंजरस चीज है, मगर नीना उसकी सुनती कहाँ है, वो तो VR हेडसेट लेकर चले जाती है। तो मिनी भी मन में सोचती है कि मैंने तो उसे वॉर्न करने की कोशिश की थी, मगर अब खुद ही मैडम को ओवर स्मार्ट बनना है तो बनने दो, खुद भुगतेगी। वहीं सीना के कॉलेज से लौटते लौटते रात हो जाती है और डॉम के बाहर उसको येंग मिल जाता है, जो कि पूरा दिन उसका इंतजार कर रहा था। पर सीना का मूड तो खराब था ही दोस्तों, इसलिए वो गुस्से में उससे भी झगड़ लेती है। और जब उसको रियलाइज होता है कि येंग की कोई गलती नहीं थी, मैं बेकार ही उस पर गुस्सा कर रही हूँ, तो वो थोड़ा स्पेस मांगती है, टाइम मांगती है। तो ये कहकर वो अपने डॉम में चली जाती है दोस्तों। तो नन्हे से पौधे पे गुस्से में गर्म पानी डाल देती है। ये चीज मिनी भी देख लेती है और वो समझ जाती है कि सीना कुछ ज्यादा ही परेशान है, मगर वो इस वक्त उसको टोकती भी नहीं। दूसरी ओर नीना VR हेडसेट लगाकर गेम एंटर कर जाती है। इस बार का थीम दोस्तों एक अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम में होता है, जहाँ बहुत सारे रास्ते से बीच में जाने का है। सारे प्लेयर्स इस बार अलग अलग टनल से एंटर कर रहे थे। अब नीना को मिल जाती है सबसे पहले मिनी उसको अभी भी दोस्तों इस गेम के बारे में वॉर्न करने की कोशिश करती है, मगर नीना बड़ी एक्साइटेड होती कि चलो मजे करेंगे। वो कहती भी अरे तुम डेली खेलते हो क्या, ये गेम बड़ा अच्छा है। दूसरी ओर सीना और येंग मिल जाते हैं, उनकी यहाँ भी अनबन चल रही होती है। वहीं कैटी को अंकल लिन मिल जाते हैं और आगे चलकर इनको सैम भी मिल जाता है।
अब ये दोनों ही कैटी का फुला हुआ मुंह देखकर समझ जाते हैं कि कैटी पक्का नाराज है किसी बात को लेकर। इसीलिए लिन हल्के से आगे बढ़ जाता है और सैम कैटी का हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है। वो उसे बताता है कि सच में मेरे मन में नीना के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम ये ओवर थिंकिंग मत करो। तो कैटी कहती है बस यही है तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है क्या? तो कैटी की बात सैम को समझ नहीं आती कि आखिर वो जानना क्या चाहती है, और वो खुलकर बताती भी नहीं दोस्तों। इसीलिए इनका झगड़ा तो अभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाता, क्योंकि कैटी उस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में सैम से जानना चाहती है, वो है कौन। अब जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो सारे लोग एक जगह पे हो जाते हैं। यहाँ नीना को देखकर सैम तो हैरान हो जाता है। फिर नीना सैम से चिपकने के लिए कुछ भी बोल देती है कि उधर ना मैंने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर देखा, मुझे बचा लो सैम प्लीज। पर तभी वहाँ पे मिनी आकर कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बेवकूफ बना रही है। पर जब सैम को पता चलता है कि नीना इस गेम में मिनी की वजह से एंटर हुई है, तो वो मिनी पे गुस्सा होता है, और तब मिनी भी बता देती है कि मैंने तो वार्न किया था, मगर इसको ही हीरो बनना था आ गई। और फिर इनके सामने एक छोटी सी टीवी दिखाई देती है, मतलब छोटा टीवी, जिसमें एंकर कहता है कि इस गेम का नाम है गेस हुज लाइंग, यानी अंदाजा लगाओ कि कौन झूठ बोल रहा है। गेम का रूल है एक सवाल एक जवाब, अगर झूठ बोलोगे तो कड़ी पनिशमेंट मिलेगी। एक जालीदार कमरे का गेट खुलता है और फर्स्ट प्लेयर को उसमें जाने को कहा जाता है, जिससे सभी प्लेयर्स घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये कौन सी मुसीबत है। पर नीना सोचती है ये लोग मुझे बार बार डरा रहे हैं, क्यों ना मैं ही ट्राई करूं। इसलिए वो सीधा उस कमरे में घुस जाती है, और बाकी लोग उसको मना भी करते हैं कि तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मत जाओ, लेकिन वो चली जाती है। उसके अंदर जाते ही गेट अपने आप बंद हो जाता है दोस्तों। और अब टीवी एंकर कहता है कि नीना तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा किससे नफरत करती हो, उसका नाम बताओ। अब वो नफरत तो कैटी से करती है, क्योंकि सैम कैटी को पसंद करता है, पर वो ऐसे खुल के सबके सामने कहना नहीं चाहती कि मैं किससे नफरत करती हूँ। इसलिए वो झूठ बोल देती है कि मैं तो यहाँ किसी से भी नफरत नहीं करती हूँ। तो एंकर कहता है ये झूठ है, और तभी नीना पे दोस्तों करंट गिर जाता है और वो वहाँ से गायब। ये देखकर बाकी प्लेयर्स का बुरा हाल हो जाता है कि अब क्या होगा। इसके बाद अगले प्लेयर को बुलाया जाता है, तो कैटी तुरंत ही चली जाती है अंदर। उसे रोकने के चक्कर में अंकल लिन भी अंदर जाते हैं, और तभी दरवाजा बंद हो जाता है। दोनों ही अंदर लॉक हो जाते हैं। अब इन दोनों से ही पूछा जाता है क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को खोया है जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे? ये सवाल सुनते ही कैटी को अपनी मॉम की याद आ जाती है, और वो हाँ कर देती है। वहीं लिन भी हाँ कहता है, और इनका आंसर करेक्ट माना जाता है। इसके बाद इनसे पूछा जाता है कि तुम सबसे ज्यादा नफरत किससे करते हो? तो कैटी को तुरंत अपने डैड की याद आती है, पर वो टाइम से आंसर नहीं दे पाती, और ना ही अंकल लिन बता पाते हैं सबके सामने कि मैं किससे नफरत करता हूँ। मतलब दोनों ही आंसर नहीं दे पाते, जिस वजह से होता ये कि अचानक से फ्लोर खुलता है और ये दोनों नीचे चले जाते हैं। और एंकर कहता है कि 2 प्लेयर मेज टनल में एंटर कर चुके हैं, उन्हें वो टनल पार करना होगा इस लेवल को कंप्लीट करने के लिए। वहीं बाकी के प्लेयर्स अपने गेम कंटिन्यू करने के लिए जालीदार रूम में आना शुरू करें। तो सैम अंदर जाता है, जहां सबसे पहले उससे ये सवाल किया जाता है कि तुम 19th फ्लोर गेम के बारे में बाकियों से बहुत ज्यादा जानते हो, है ना? पर सच्चाई तुम अपने टीममेट से छुपा रहे हो, सही बात है क्या ये? तो वो हाँ कहता है, जो कि सच निकलता है दोस्तों। और फिर उससे दूसरा सवाल किया ही नहीं जाता, और सीधा मिनी को बुलाया जाता है अंदर, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं कि कभी एंकर किसी से इतने सारे सवाल कर रहा है, कभी किसी से बस एक ही। तो मिनी से तो ये पूछा जाता है कि अगर इस गेम में बाकी सारे प्लेयर्स मर रहे हो और तुम्हारे पास ऑप्शन हो किसी एक को बचाने का, तो तुम अपनी जान देकर किसको बचाना चाहोगी या किसको मरने दोगी? तो वो सवाल में बड़ी कंफ्यूज हो जाती है, और तो काफी कम टाइम बचा होता है, और जब 3 सेकेंड्स बचे होते हैं तो वो कबूल कर लेती है कि हाँ मैं किसी को नहीं बचाऊंगी, मैं खुद को बचाने के लिए इनको छोड़ सकती हूँ मरने के लिए। इससे होता ये वो गेम जीत जाती है, मगर वो अपने दोस्तों से अब नजरें नहीं मिला पाती। इसके बाद सीना को बुलाकर पूछा जाता है कि तुम्हें क्या लगता है, येंग डरपोक है या नहीं? तो वो कहती है कि हाँ। इसके बाद उससे पूछा जाता है क्या तुम येंग को कभी अपनाओगी? तो वो जवाब दे नहीं पाती, उसके पास भी सिर्फ 3 सेकंड्स बचे होते हैं। ये देखकर येंग भड़क जाता है और एंकर से बहसबाजी करने लग जाता है। इधर मेज टनल में कैटी और लिन भी दोनों समझ जाते हैं कि गेम के रूल्स ना मानने की वजह से हमें पनिशमेंट मिली है। तो जल्दी वहाँ की टनल दोस्तों कोलैप्स हो जाती है, और इनको अपनी जान बचाने के लिए दूसरी ओर भागना पड़ जाता है। पर उधर तो सारे बिजली के बल्ब वगैरह शॉर्ट सर्किट कर रहे होते हैं। इसी भागा भागी में दोस्तों कैटी के पैर जख्मी हो जाते हैं बुरी तरह से, जिससे उसे बेहोशी हो जाती है। और तब लिन उसको अपने कंधे का सहारा देकर आगे लेके जाता है और कहता है कि हिम्मत रखो, जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से, तुम बस होश में रहना। फिर बाकी के प्लेयर्स काफी भड़क जाते हैं। पहले तो सीना को उलझन में पड़े देखकर मिनी कहती है कि चाहो तो मुझसे 1-2 क्वेश्चन और कर लो, मगर सीना को छोड़ दो, एंकर से कहते हैं मतलब वो। और फिर येंग भी कहने लग जाता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सीना मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं, उसकी नजर में मैं डरपोक हूँ या ताकतवर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि मैं सीना को लाइक करता हूँ और उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर सैम भी कहने लग जाता है कि ये गेम बहुत ही बकवास है, यहाँ कोई लाई डिटेक्टर मशीन नहीं है जो तुम्हें पता चल रहा हो कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। इस तरह ये लोग काफी हल्ला गुल्ला करने लग जाते हैं। तो गेम में बग आ जाता है और इनसे कहा जाता है कि तुम सबने लेवल क्लियर कर लिया है। वहीं कैटी बिल्कुल बेहोश होने वाली थी तो देखती है कि अंकल लिन एक दरवाजे पे पासवर्ड डालकर लॉक खोल रहे हैं, जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं और दरवाजा खोलने पे उसे बाकी के प्लेयर्स वहाँ दिख जाते हैं
और सभी पहुंच जाते हैं रियल वर्ल्ड में। लेकिन नीना मैडम तो कोमा में जा चुकी थी। सैम ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। चैंग भी अपनी बेटी को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है, जहां सैम उसको 19th फ्लोर गेम के बारे में बताता है और हेल्प मांगता है कि आपकी जो माइक्रोटेक डिपार्टमेंट है उसमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट है जिससे हम नीना के ब्रेन से चिप निकाल सकते हैं। पर उसकी बातों को चैंग ना समझने की एक्टिंग करता है, बिल्कुल जैसे कि उसको कुछ समझ ही में ना आ रहा हो। और वो सैम से बस इतना ही कहता है कि मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, सॉरी, मैं बस अपनी बेटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। पर दोस्तों सैम के वहाँ से जाते ही ना चैंग जाता है सीधे टाइनजी गेमिंग और वहाँ वो थॉमस से कहता है कि मेरी बेटी को जल्दी से होश में लाओ वरना अच्छा नहीं होगा। और तब थॉमस चैंग को समझाता है कि देखो मैंने तो तुम्हारी बेटी को इस गेम में लिया ही नहीं था, वो खुद अपनी मर्जी से आई थी। अगर मैं तुम्हारी मदद करके नीना को होश में ला भी देता हूँ तो बाकी के प्लेयर्स भी फिर अड़ जाएंगे कि उनके दोस्तों को भी होश में लाया जाए। ये तो गेम है, गेम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इसे मानना ही पड़ता है। वैसे भी तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, कुछ दिनों के बाद उसे होश आ ही जाएगा। और तब जाकर कहीं चैंग अपने दिल को समझाता है कि ठीक है कुछ दिन वेट कर लेते हैं। वहीं इधर तो मिनी का रो रो कर बुरा हाल था दोस्तों। उसको लग रहा था कि नीना की ये हालत उसकी वजह से हुई है। और तब येंग और सिना मिलकर उसको समझाते हैं कि खुद को गिल्टी मत मानो, तुमने तो उसे वॉर्न करने की कोशिश की थी, हमने भी गेम में उसको वॉर्न किया था, पर वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट थी, इसी वजह से कोमा में चली गई। इसमें ना तुम्हारी गलती और ना ही हमारी। तब जाकर कहीं मिनी रोना बंद करती है। अब आगे अकेले में दोस्तों येंग सिना से बात करने की सोचता है, जिसपे सिना कहती है कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। पर देखो बात ऐसी है कि अभी ये सही टाइम नहीं है, हमारे फ्रेंड्स अभी डेंजर में है, ये सब बाद में हो जाएगा, थोड़ा टाइम दो, स्पेस दो, मैं तब तक के लिए कुछ सोचती हूँ। जिससे येंग उतना खुश तो नहीं होता, लेकिन उसके दिल में एक आशा की किरण जाग जाती है कि चलो अब ये मुझ पे गुस्सा तो नहीं करेगी, मुझे बस थोड़ा पेशेंस रखना है। दूसरी ओर कैंटीन में कैटी अंकल लिन से कहती है कल रात में आपने लॉक खोलकर मुझे दरवाजे से बाहर निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लिन झूठ कह देता है कि नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मुझे तो लॉक वगैरह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, दरवाजा जाम था, मैंने थोड़ा हिम्मत लगाई तो खुद ही खुल गया। और दोस्तों इससे कैटी के दिमाग में अंकल लिन के लिए डाउट पैदा हो जाता है। वो खाना खाते हुए अंकल लिन को बड़े गौर से देखती है। लिन के पास एक छोटी सी डायरी है जिससे वो पढ़ रहा होता है बीच बीच में। अब कैटी ये जानने की कोशिश करती है कि डायरी में ऐसा क्या लिखा हुआ है, तो वो सभी से छिपकर अंकल लिन के डॉम में भी चली जाती है, जहाँ उसे लिन का लैपटॉप मिलता है। जिससे कैटी हैरान हो जाती है कि कैंटीन में कुक का काम करने वाले अंकल लिन को इस महंगे लैपटॉप की क्या जरूरत पड़ गई, ऐसा क्या करते हैं ये। तो कैटी उस लैपटॉप को खोलने की कोशिश भी करती है, मगर उसमें लॉक लगने की वजह से खोल नहीं पाती। वहीं लिन भी आ जाता है दोस्तों, और उनका रूममेट कहने लग जाता है कि तुम्हारी बेटी आई है, इसलिए मैंने उसको अंदर बैठने को कहा। फिर वो कैटी से कहता है कि पता है तुम्हारे डैड ने तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव लैपटॉप भी खरीद लिया है। तभी दोस्तों कॉलेज के गार्ड का फोन आ जाता है और वो कैटी को गेट के पास बुलाता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी ग्रैंडमा अंदर जाने की जिद कर रही है, और तुम्हें तो पता है ना ये सब यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये जानने के बाद कैटी खुद गेट के पास जाती है और उसके साथ लिन भी आ जाता है पीछे पीछे, जहाँ इनको पता चलता है कि ग्रैंडमा ने एक बड़ा सा टिफिन तैयार किया हुआ है कैटी और उसके रूममेट्स के लिए। वो बस वही देने के लिए आई भी थी। वो टिफिन देकर जैसे खुशी खुशी वहाँ से जाने लगती है ना, तभी उनकी कमर में तेज दर्द शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कैटी और लिन उन्हें घर तक छोड़ने जाना पड़ जाता है दोनों को। घर पे बात शुरू हो जाती है डम्पलिंग्स की यानी मोमोज की, जिसपे कैटी अंकल लिन से फरमाइश कर देती है कि आप तो काफी अच्छी कुकिंग कर लेते हो, घर पे मोमोज बनाओ ना, ग्रैंडमा भी खाएगी। ग्रैंडमा कहती तुम बड़ी बेशरम हो गई हो कैटी, घर पे आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं। तो लिन भी कहता है कोई बात नहीं, बना दूंगा, वैसे आपकी ग्रैंड डॉटर बहुत ही प्यारी है, उसने मेरी बहुत बार मदद की है, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ दोस्तों, इसके बाद लिन बड़े मस्त मोमोज बनाता है, पर कैटी का सारा ध्यान तो लिन के पॉकेट में रखे उस छोटी सी डायरी पे होता है। वो बस उसे किसी भी तरह से हासिल करना चाहती है। और जब मोमोज बन जाते हैं और उसको खाने की बारी आती है, तब तक में लिन भी समझ जाता है कि कैटी ये सारा तिगड़म मेरे ये डायरी हासिल करने के लिए कर रही है, इसीलिए वो खुद ही अपनी डायरी उसको दे देता है और कहता है इसमें सिर्फ रेसिपीज हैं। आजकल कॉलेज के बच्चे बड़ी अजीब अजीब तरह के खाने की रिक्वेस्ट करते हैं, तो बस उसके लिए मैंने बनाई है रेसिपीज की। और तब जाकर कैटी चैन की सांस लेती है और वो आराम से मोमोज एंजॉय करती है। उधर दोस्तों हम सैम को देखते हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऑफिस में। मिस्टीरियस पर्सन ने सैम को कहा था ऑफिस नंबर 202 में जाने के लिए, जो कि आपको पता ही है दोस्तों, वो ऑफिस पहले कैटी के डैड का हुआ करता था, है ना, पर उन्होंने तो रिजाइन कर दिया बिना किसी को कुछ बताए। उनके ऑफिस से सैम को उनका एक्सेस कार्ड मिल जाता है, जिसे पाकर वो बड़ा खुश होता है पहले, क्योंकि इससे वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी के माइक्रोटेक डिपार्टमेंट में आराम से एंटर कर सकता है और वहां से डिवाइसें हासिल कर सकता है, जिसकी मदद से प्लेयर्स के माइंड से वो चिप निकाली जा सकती है। तो सैम जब अपने रूम पे नहीं होता, तभी कैटी उसके रूम में एंटर कर जाती है। फिर वो सैम के कंप्यूटर को ऑन करती है, पर उसमें भी पासवर्ड मांग रहा था। तभी वो एक बार 0419 ट्राई करती है, जो कि सैम के डॉम के गेट का पासवर्ड भी है, और इससे कंप्यूटर दोस्तों अनलॉक भी हो जाता है। इससे कैटी को अच्छा लगता है कि चलो थोड़ी उम्मीद जगी, अब देखती हूँ क्या है इसमें। क्योंकि ये हुआ ये था कि जब ये पहली बार अपने बचपन में मिले थे ना, तो उस दिन चौथा महीना और 19 तारीख ही थी,
और इस डेट को सैम काफी इंपॉर्टेंस देता था, इसलिए वो जो पासवर्ड है वो भी 0419 है। तो अब कैटी उस मिस्टीरियस पर्सन से बात करना चाहती है, मगर मिस्टीरियस पर्सन के बात करने का फिक्स टाइम होता है, वो अभी ऑनलाइन नहीं होता, इसलिए कैटी को हार मानकर जाना पड़ जाता है। और वहीं सैम जब रात में फ्यूचर टेक्नोलॉजी के माइक्रोटेक डिपार्टमेंट में जाता है, सारे स्टाफ्स घर जा चुके थे, तो पास की मदद से वो आराम से अंदर जाता है इक्विपमेंट रूम में और पल्स डिवाइस चुरा कर लेके जाता है। हालांकि सैम की चोरी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के मालिक चैंग आराम से सीसीटीवी में देख रहा होता है, पर वो उसको रोकता नहीं। घर आकर सैम जैसे उस डिवाइस को एक इलेक्ट्रिकल केबल से कनेक्ट करता है तो वो डिवाइस जल जाता है। दोस्तों सैम परेशान कि इतनी मेहनत करके क्या फायदा यार। दूसरी ओर दोस्तों कैटी जाती टाइनजी गेमिंग के ऑफिस में और वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखता। उसको ऐसा लगता है जैसे कोई उसे अपनी ओर बुला रहा है। वो लाइट वाले एरोस को फॉलो करते करते एक ऐसे रूम में पहुंच जाती है जहाँ पे उसके डैड बेहोश पड़े होते हैं एक बेड पे। आसपास ऐसा सेटअप होता है जिससे ये लगता है जैसे कि कैटी के डैड की कॉन्शियसनेस एक मशीन से जुड़ी हुई है और उनके बगल में ही दोस्तों हेडसेट भी रखा हुआ है। अपने डैड को इतने सालों के बाद देखकर कैटी के मन में पास्ट की यादें आ जाती है और उसे याद आता है अपने डैड का वो बर्थडे जिसमें वो कैटी और कैटी की मॉम सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर कुछ ही दिनों के बाद डैड एक बड़ा सा बुके लेकर आए और अपनी वाइफ को बताया कि थॉमस नाम का बहुत ही अमीर बिजनेसमैन मेरे आइडिया पे काम करने को तैयार हो गया है। और आज अपने डैड को दोस्तों इस हालत में देखकर कैटी को बड़ा दुख होता है। प्रेजेंट में वो पास ही में रखा हेडसेट पहनती है और अपने डैड की दुनिया में चली जाती है जहाँ इतने सालों बाद अपनी बेटी को देखकर वो बड़े खुश होते हैं और वो कहते हैं कि हाँ बेटा, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। अच्छा, क्या तुम्हें कभी अकेलापन फील हुआ है? वैसे वाला अकेलापन नहीं जिसमें तुम्हारे आसपास लोग ना हो, मैं उस अकेलेपन की बात कर रहा हूँ जिसमें तुम्हारे आसपास सारे लोग हों पर फिर भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो। कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली थी, हमारा बच्चा भी हो गया था, मेरी एक प्रोफेसर की जॉब भी लग गई थी, पर मैं पूरी तरह से खुश नहीं था। मैं अकेलापन फील करता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सारी बहुत ही छोटी चीजें हैं, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा था मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ। मैं अपने टैलेंट से एक नई दुनिया के निर्माण करना चाहता था। और इसी सब में मेरी मुलाकात हुई थॉमस से। मैंने उसे अपना आइडिया बताया और हम दोनों की वाइब मैच हो गई। उसे मेरा आइडिया बड़ा पसंद आया और उसने मुझे सारे रिसोर्सेस प्रोवाइड किए जिससे मैं अपने सपने को साकार कर सकता था। और कई सालों की मेहनत के बाद हमारा सपना साकार हुआ। हमने ये 19th फ्लोर गेम को सक्सेसफुली बना लिया। मेरे टीम के सारे लोगों को ये गेम बहुत ही पसंद आया, पर मैं अभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे इस गेम में कुछ तो अधूरा लग रहा था। और फिर एक दिन की बात है, मैं थॉमस को लेकर इस गेम में एंटर किया। सब कुछ काफी रियलिस्टिक लग रहा था और इस गेम में जब हम लकड़ी वाले पुल पे चल रहे थे ना, तो थॉमस गलती से डर के मारे लेक में गिर गया। उसे बचाने के लिए मैं भी कूद गया। उसे मैंने बाहर निकाला और देखा कि वो तो बेहोश हो गया है। मुझे चीज बड़ी अजीब लगी कि गेम में कोई कैसे बेहोश हो सकता है। ये फीचर तो मैंने बनाया ही नहीं था, जरूर ये कोई बग होगा, मुझे ऐसा लगा। पर जब मैंने अपना हेडसेट उतारा तो मैं और भी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि थॉमस रियल में भी बेहोश हो चुका था। ये देखकर मुझे बड़ा मजा आया, पता नहीं क्यों, क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा कोई गेम नहीं बना था जिसमें गेम में होने वाली चीजों का असर रियल वर्ल्ड में भी हो। मैं अपने गेम प्ले में गया और मैंने उस सेक्शन को ही रोक दिया जहाँ पे थॉमस पानी में गिरा था, और तब वो रियल लाइफ में भी होश में आ गया। तब जाकर मुझे मेरा गेम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मैंने सोच लिया कि मैं हमेशा से यही तो करना चाहता था, कुछ बड़ा। दोस्तों कि 19th फ्लोर गेम को उसके डैड ने ही बनाया था, जिससे कैटी काफी हैरान हो गई थी कि डैड ये सब कैसे कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अभी भी कैटी के डैड अपने गुणगान किए जा रहे हैं कि देखो मैंने कितने अच्छे गेम बनाए हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम इस गेम की विनर बनो। जिसपे कैटी कहने लगती है कि आप बहुत ही सेल्फिश हैं डैड, आपने सिर्फ अपने फ्यूचर और अपने सपने के बारे में सोचा और हमें ऐसे ही छोड़ दिया। उसके डैड कहते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, बीती बातों को याद करके फायदा नहीं है, वैसे भी लाइफ में आगे बढ़ो, यही बढ़िया है। और तब कैटी अपने डैड को पागल कहकर वहां से जाने लगती है। और तब उसके डैड कहते हैं कि तुम जा नहीं सकती, अभी तुम्हारे सारे दोस्त आ चुके हैं और तुम्हारी बारी है गेमिंग वर्ल्ड में जाने की। मिलते हैं वहीं। तभी दोस्तों अचानक से कैटी भी 19th फ्लोर के उसी गेम में पहुंच जाती है जो कि बग की वजह से अधूरा रह गया था। अभी भी कैटी और अंकल इन साथ होते हैं। वो एक ऐसे कमरे में होते हैं जहाँ पे उनको एक ग्लास के पीछे अपने बाकी दोस्त दिखाई देते हैं, मगर वो लोग कैटी को नहीं देख पाते क्योंकि वहाँ पे सिंगल व्यू मिरर लगा हुआ था। और ये बात दोनों तरफ के लोग समझ जाते हैं। इनकी आवाज भी आर पार नहीं जा रही थी। वहीं धीरे धीरे सैम और बाकी के लोगों को ठंड का एहसास हो जाता है क्योंकि रूम लॉक्ड था और अंदर एसी की ठंडी हवा बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कि ठंडी हवा से जमकर ये लोग मारे जाते, इनको बचाने के लिए कैटी और अंकल लिन को अपना पिछला छोड़ा हुआ गेम कंटिन्यू करना होगा। टीवी से एंकर बाहर निकल जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि कैटी के डैड ही है। तो वो कैटी से जानने की कोशिश करते हैं कि कैटी, सबसे ज्यादा नफरत तुम किससे करती हो। और कैटी इतनी ज्यादा नाराज थी दोस्तों कि अब वो ये गेम खेलना ही नहीं चाहती थी,
पर वो अपनी आंखों के सामने देख रही थी कि दूसरे रूम में बॉयज ने गर्ल्स को अपने जैकेट वगैरह दे दिया है, मगर जैकेट से भी ठंड रुकने का नाम नहीं ले रही। धीरे धीरे पूरे कमरे में और प्लेयर्स की बॉडी पे भी बर्फ जमना शुरू हो जाती है। ऐसे में तो सच में उन सभी की जान चली जाती। इसीलिए आखिर में हार मानकर कैटी को बड़ी मुश्किल से अपने डैड के सामने कहना ही पड़ जाता है कि मैं सबसे ज्यादा नफरत आपसे करती हूँ। आपने जो हमारे साथ किया उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने हमेशा मेरी मॉम को इग्नोर किया अपने काम को लेकर। वो हर बार आपकी मजबूरी को समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करती रही। आपने मेरे बर्थडे के दिन वादा किया था कि हम रेस्टोरेंट में मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। मॉम मुझे कार से वहाँ लेकर गई भी थी, पर घंटों तक वेट करने के बाद भी आप नहीं आए, जिससे पता है मॉम कितनी हर्ट हुई थी। वो वापस आते वक्त कार में रो रही थी, और जब मैंने उनसे पूछा कि डैड क्यों नहीं आए, तो वो रोते रोते भी आपकी साइड ले रही थी। कह रही थी कि बेटा डैड को जरूर काम होगा इसलिए नहीं आए वो, वरना उन्होंने तो खुद वादा किया था कि वो आएंगे। पर पता है रोते रोते ड्राइविंग करने की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गई और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। बदनसीबी से मैं बच गई और मॉम नहीं बच पाई। और जाते जाते भी उन्होंने आपकी तरफदारी की थी, आपका ही साइड लिया था। वो आपसे कितना प्यार करती थी, फिर आपने उनको हमेशा ये इग्नोर क्यों किया? वो जो इंपॉर्टेंस डिजर्व करती थी आपने कभी दी नहीं उनको। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए डैड, पर मैं आपसे नफरत करती हूँ और चाहती हूँ कि काश आप होते ही ना इस दुनिया में। पर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी कैटी के डैड पे रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता। वो अब लिन से पूछता है कि तुम किससे सबसे ज्यादा नफरत करते हो, और इस सवाल से अंकल लिन भी काफी इमोशनल हो जाता है। कहता है कि मैं सबसे ज्यादा अपने आप से नफरत करता हूँ। कहकर वो जोर शोर से रोने भी लग जाता है। अब इन दोनों ने सवाल का जवाब सही दे दिया था, इसीलिए सैम के रूम में जो एसी की ठंडी हवा आ रही थी वो आना बंद हो जाती है, और जल्दी सारा बर्फ पिघल कर वहाँ पे जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल हो जाता है और सारे लोग होश में आ जाते हैं। साथ ही सभी गेम से बाहर भी निकल जाते हैं। कैटी तो टाइनजी गेमिंग के ऑफिस में ही होती है, जहां उसे थॉमस और बाकी स्टाफ्स भी देख लेते हैं, मगर थॉमस कहता है कि इसको जाने दो। पर जाने देने से पहले थॉमस अकेले में कैटी से कहता है कि तुम्हारे डैड और मेरा एक ही सपना था, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने डैड के सपने को पूरा करने में हमारी मदद करो। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ मिलकर काम करो। कैटी तो दोस्तों बिल्कुल मना कर देती कि नहीं करना मुझे तुम्हारे साथ काम। इधर डॉम में जब सीना जागती है तो उसे कल रात की बात याद आ जाती है कि उसने गुस्से में अपने पौधे के गमले पे गर्म पानी डाल दिया था, मगर आज वो पौधा बिल्कुल हरा उगा हुआ है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है कि ये जरूर येंग और मिनी का ही किया हुआ है, और वो जब मिनी से इसके बारे में पूछती है तो मिनी सारा क्रेडिट येंग को दे देती है कि उसे जब पता चला कि इस पौधे का तुम कितने दिनों से उगने का इंतजार कर रही थी और गुस्से में तुमने गर्म पानी डाल दिया, तो उसने मुझे नया पौधा ला कर दिया, और मैंने तो उसे काफी मना भी किया था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मगर वो नहीं माना। जबकि दोस्तों हुआ इसका ठीक उल्टा था। मिनी ने ही येंग से जिद करवा कर ये पौधा मंगवाया था। तो सिना जाकर येंग से कहती है तुम्हारी इस हरकत ने ना मेरा दिल जीत लिया है, जिससे येंग बड़ा खुश हो जाता है दोस्तों, और वो सिना की मदद करने लग जाता है हर काम में। और अब सिना भी उसको अपनी मदद करने देती है, उस पर भड़कती नहीं। ये दोनों इस वक्त नोटिस करते हैं कि आज अंकल लिन कैंटीन में दिखाई नहीं दे रहे, उन्होंने शायद छुट्टी ले रखी है, ऐसा ये सोच लेते हैं। वहीं हम देखते हैं दोस्तों अंकल लिन को एक ब्रिज पे फ्यूचर टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक मिस्टर चैंग से मिलते हुए। लिन कहता है कि बच्चों की खातिर हमें बात करने की सख्त जरूरत है, और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता दोस्तों आखिर इन्होंने आपस में क्या बातें करी, और कैंटीन में काम करने वाले अंकल लिन आखिर इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ को कैसे जानते हैं, ये भी एक रहस्य है। आगे हम कैटी को देखते हैं अपनी मॉम की कब्र पे, जहाँ पे पहले से फ्लावर्स रखे होते हैं। कैटी को लगता है कि उसके डैड ने रखवाए होंगे, तो वो उनके फ्लावर्स को साइड करके अपने फ्लावर्स को सही रख देती है, और फिर वहीं पे बैठकर अपने दिल की बातें करने लग जाती है कि हर चीज कम समय के लिए क्यों होती है। हम लोग कितने खुश थे ना मॉम, मैं आप और डैड कितने अच्छे से रहा करते थे, मस्ती मजाक हमेशा चलता रहता था। पर फिर एक दिन डैड की मुलाकात हो गई उस इन्वेस्टर थॉमस से, और फिर देखो ना सब खराब हो गया। आप भी मुझे छोड़कर चली गई मॉम, मुझे ना बड़ा अकेला फील होता है। काश आप जिंदा होती तो मुझे प्यार करती, मेरा साथ देती। पता है आपको, जाने के बाद मैंने पढ़ाई लिखाई में जानबूझकर कम मार्क्स लाना शुरू कर दिया था, ये सोचते हुए कि शायद इससे डैड को कोई फर्क पड़ेगा और वो मेरे लिए वापस आ जाएंगे। पर अब मुझे समझ आ रहा है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि डैड तो एक सनकी आदमी हो गए हैं माँ, जिन्होंने गेम को ही बस अपनी दुनिया बना लिया है। इस तरह अपने दिल की बातें कह कर वो बेचारी रोने लग जाती है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर सैम से मिलने उसके डॉम में अंकल लिन आ जाते हैं। उनको अचानक यहाँ देखकर वो हैरान हो जाता है। फिर वो पहले तो उनको एक गिलास पानी पीने को देता है और बैठाता है। पूछता है अंकल आपको मेरे डॉम के बारे में किसने बताया, कहाँ से पता चला? तो लिन बस इतना कहता है कि बेटा अभी ये सब जरूरी नहीं है, मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो। मैं ही वो मिस्टीरियस मैन हूँ जिससे तुम चैट करते हो। इसके बाद तो वो बहुत कुछ बताता है दोस्तों, पर क्या ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद वो न्यू पल्स डिवाइस सैम को सेटअप करके दे देता है। ये देखकर सैम को बड़ी खुशी होती है, पर उसे खुश रखने का मौका ज्यादा देर तक नहीं मिलता, क्योंकि उसी वक्त गेम शुरू हो जाता है और सारे प्लेयर्स गेमिंग वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। ये लोग अभी भी उसी अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम में होते हैं। यहाँ सभी नोटिस करते हैं कि कैटी बहुत ही लो फील कर रही है, तो अंकल इन सैम से कहते हैं कि उसके पास जाओ बात करने के लिए, और खुद दोस्तों बाकी प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ जाते हैं। सैम कैटी से पूछता है मैंने आज पूरा दिन तुम्हें नहीं देखा, तुम थी कहाँ पे, ठीक तो हो ना? वो कहती है मैं अपनी मॉम से मिलना चाहती हूँ,
मुझे बस उनकी बहुत याद आ रही है। सैम कहता है कैटी आज ये गेम खत्म हो जाए फिर मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है, बहुत जरूरी। तभी दोस्तों इनको अपने साथियों के चिल्लाने की आवाज आती है और ये दौड़कर उनके पास जाने की सोचते हैं। पर लास्ट टाइम क्या हुआ था, कैटी के हाथ और पैर जख्मी हो गए थे गेम में, जिसकी वजह से वो तेज चल नहीं पाती। इसलिए वो सैम से कहती कि तुम जाकर देखो, मैं धीरे धीरे आती हूँ। तो सैम के वहां से जाते ही कैटी को अपनी मॉम की आवाज आती है। दोस्तों वो पीछे पलटती है तो उसको अपनी मॉम दिखाई देती है, जिन्हें देखते ही वो उनको हक करके पहले तो बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देती है, जिसपे उसकी मॉम कहती है कि चुप हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम और तुम्हारे डैड सब साथ में बहुत ही खुश रहेंगे, अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। तो कैटी रोते हुए कहती है आप अभी भी उस आदमी की साइड ले रही हो माँ? तो उसकी मॉम कहती है बुद्धू लड़की, तुम अभी भी अपने डैड से नाराज हो क्या? पर बेटा उन्होंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है। और तब कैटी रोते हुए उनको गले लगा लेती है और फिर कहती है कि मॉम मुझे पता है आप रियल नहीं हो, मेरी मॉम तो कब की जा चुकी है, ये तो गेम है। और तभी उसकी मॉम ढेर सारे मौत में बदल जाती है और उसमें से एक मौत कैटी के हाथ में जख्म कर देता है और उसके जरिए बॉडी में एंटर भी कर जाता है। दोस्तों दूसरी ओर सैम देखता है कि मिनी यहाँ लाइट्स के आसपास मंडरा रहे उन मौत से डर रही है। तब लिन सैम से कहता है कि तुमने कैटी को अकेला क्यों छोड़ दिया? और तभी इनको कैटी दिखाई देती है जो कि अपने होश में नहीं होती है और कहीं तो वो जा रही होती है। तो सैम उसका पीछा करता है और देखती है कि कैटी तो आग के लावा वाले रूम में जा रहा है, जहाँ पे बहुत खतरनाक जगह है। वो उसको रोकता भी है, उसे हक करता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। पर दोस्तों कैटी को रिस्पॉन्स नहीं देती क्योंकि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसके दिमाग में वो सिल्क वॉर्म थ्रेड में ट्रैप्ड हो रही थी, जहाँ बहुत सुकून था। पर सैम से बात करने से वो जैसे थोड़े होश में आती है ना, वैसे ही वहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं और उसको भड़काते हैं। वो कैटी से कहते हैं कि ये दुनिया बस मोह माया है बेटा, जिसमें बहुत फरेब धोखा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तुम्हें इन सब फेक इमोशन से आजाद होना है कैटी। फिर वो उसकी मॉम का एग्जाम्पल भी देने लग जाता है कि कैसे वो भी इस दुनिया से आजाद हो गई, देखा तुमने। एक तरह से दोस्तों वो कैटी को खुद को खत्म करने के लिए उकसा रहा है। और तब अंकल लिन बीच में आ जाते हैं और कैटी से कहते हैं कि बेटा इसकी बातों पर यकीन मत करना। पर तब तक रियल कैटी को सिल्क वॉर्म थ्रेड ने पूरी तरह से ट्रैप कर लिया था। उसे अपने दोस्तों की बातें बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी, उसे तो बस जाना था रोशनी के पास जो कि उस लावा वाले रूम से आ रही थी। सैम तो जैसे कैटी को रोकने आता है ना, तो वो उसको उठाकर फेंक देती है और खुद उस लावा वाले रूम की ओर जाने लग जाती है। अंकल लिन भी उसके पीछे तुरंत पहुंच जाते हैं उस रूम में और तभी दरवाजा बंद हो जाता है और सैम, येंग, मिनी और सिना सारे लावा रूम के बाहर ही रह जाते हैं। लावा रूम में कैटी प्लेटफॉर्म से कूदने जा रही होती है लावा के अंदर, जिसके लिए लिन उसको मना भी करता है। वो उसको इस इल्यूजन से बाहर निकलने को कहता है, मगर तभी वहाँ पे दोबारा से कैटी का डैड आ जाता है और वो फिर से कैटी को उकसाता है। इधर उसके दोस्त काफी परेशान थे दोस्तों, क्योंकि दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। और तब सैम अपने दोस्तों को समझाता है कि अंकल लिन अंदर है ना कैटी के साथ, देखना कैटी को कुछ नहीं होगा। सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि भला वो कर ही क्या लेंगे, बूढ़े हैं वो। जिसपे सैम कहता है कि अभी सारी बात समझाना काफी मुश्किल है, पर इतना जान लो अंकल लिन ही कैटी के रियल डैड है। और दोस्तों उधर यही बात अंकल लिन भी कैटी को बता देते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा रियल डैड हूँ, जो लिन की बॉडी में ट्रैप हो चुका हूँ। तो मेरी बात मानो बेटा, ये एक छलावा है बस जो तुम्हें उकसा रहा है। फिर लिन कैटी को उसकी बचपन से जुड़ी सारी बातें बताता है, जिससे कि कैटी अपने होश में आ जाए। पर नहीं, वो इल्यूजन वाला डैड कैटी को भड़काने लग जाता है कि बेटा ये तो लिन है, तुम्हारा पिता नहीं, तुम्हारा पिता मैं हूँ। और अगर मान लो कि ये तुम्हारा रियल डैड है ना, तो क्या तुम उसे माफ कर पाओगी? उसने तुम्हारी मॉम, तुम्हें, सबको इग्नोर किया, क्या भूल जाओगी ये सारी चीजें? और तब तो दोस्तों गुस्से में कैटी उस लिन को भी उठाकर साइड में फेंक देती है और खुद लावा में कूद जाती है। पर तभी सही वक्त पे लिन कैटी का हाथ पकड़ लेता है। वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश करने लग जाता है। साथ ही वो कैटी के डैड का जो इल्यूजन है उससे कहता है कि तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, पर मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। जिसपे वो इल्यूजन वाला कहता है कि वो क्या है ना लिन, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कैटी की बॉडी में मौत है ना, जो वो हमेशा तेज रोशनी के पास ही जाना चाहती है। तुमने मोमबत्ती के पास देखा ही होगा ना कैसे मौत जाती है और मर जाती है। तो अब अगर तुम कैटी को बचाना चाहते हो तो उस मौत को कैटी की बॉडी से निकालकर दूसरी बॉडी में भेजना होगा। दोस्तों मजबूरी में कैटी को बचाने के लिए लिन अपने हाथ को काटकर उस मौत को अपनी बॉडी में एंटर करवा देता है, जिससे कैटी की रियल कॉन्शियसनेस सिल्क वॉर्म थ्रेड से आजाद हो जाती है और उसे लिन ऊपर भी खींच लेता है। और अब तक में दोस्तों लिन की बॉडी में मौत अपना काम शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो पूरी तरह से अपना होश खोता, तो वो कैटी से माफी मांगते हुए कहता है कि बेटा मैंने तुम्हारी मॉम और तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, पर दिल से मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करता था और तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता था, जिसमें मैं कामयाब तो नहीं हो पाया, पर अब आशा करता हूँ कि तुम एक अच्छा जीवन जियोगी। इसके बाद दोस्तों वो लावा में गिरने लगता है। तभी उस रूम का दरवाजा भी खुल जाता है और बाकी के सारे प्लेयर्स भी ये सीन अपनी आंखों से देख लेते हैं। आखिर में कैटी के मुंह से बस निकलता है डैड, और उसके डैड लावा में जलकर राख हो जाते हैं। इसके बाद जो अभी तक खुद को कैटी का डैड बता रहा था, वो इल्यूजन, वो अपने रियल अवतार में आ जाता है। दरअसल दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि थॉमस ही था, टाइएनजी गेमिंग का CEO। उसको देखकर तो येंग उस पे चिल्लाता है कि तुम इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हो,
तुमने कैटी के डैड का अवतार लेकर उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की। तभी ये गेम यहाँ पे खत्म हो जाता है। कैटी जब होश में आती है तो देखती है वो और उसके सारे दोस्त एक अजीब सी जगह पे है। वो पूछती है ये कौन सी जगह है, कहाँ गए हम? तो सैम बताता है कि मिस्टर चैंग ने ये जगह हमारे लिए अरेंज की है ताकि हम सेफ रह सके यहाँ पे। और तब कैटी पूछती है कि अंकल लिन और मेरे डैड का रिलेशन क्या है। तब सैम बताता है दोस्तों कि कल शाम को अंकल लिन अचानक मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये सही टाइम है तुम्हें सारी सच्चाई बताने का। फिर दोस्तों हम कल का सीन देखते हैं जब लिन ने सैम को बताया था कि मैं ही हूँ वो मिस्टीरियस पर्सन जो तुमसे चैट में बात किया करता था, साथ ही मैं कैटी का डैड हूँ। सुनकर सैम तो पहले हैरान हो गया था। तब लिन आगे बताता है कि मेरी वाइफ की मौत के बाद कैटी मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई थी। वो अपनी मॉम की मौत के लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रही थी और वो खुलकर मुझ पे भरोसा भी नहीं कर रही थी। उसने तो मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया था। मैं जब सामने से भी उससे बात करने जाता तो वो मुझसे बात नहीं करती, सिर्फ अपने मोबाइल में गेम खेलती रहती। ऐसे कई महीनों तक चलने के बाद मैंने सोचा कि अगर वो गेम खेलने में इतनी इंटरेस्टेड है तो क्यों ना मैं उसके लिए एक बड़ा अच्छा सा लेटेस्ट गेम बनाऊं। फिर क्या था, मैं जुट गया एक एडवांस गेम बनाने में। मैंने सालों तक मेहनत की अपनी टीम के साथ मिलकर। उस वक्त मैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए काम किया करता था और उस कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर थे मिस्टर थॉमस। जब 1.5 साल पहले मैंने अपना गेम कंप्लीट कर लिया तो देखने के लिए वो आए। हाल ही में थॉमस के परिवार में भी एक दुर्घटना हुई थी उस समय, जिससे वो काफी दुखी था, पर काम में वो अपने गम को भुलाने की कोशिश कर रहा था। फिर दोस्तों हम गेम टेस्टिंग वाला दिन देखते हैं। अब पहले तो ये स्टोरी थॉमस ने कैटी को कैटी का डैड बनकर सुनाई थी, समझ गया आप, मगर थोड़ा सा उसने फेर बदल कर दिया था। जबकि सच्चाई तो हमें अब जाकर पता चलती है कि टेस्टिंग वाले दिन जब कैटी के डैड और थॉमस दोनों ने हेडसेट लगाकर गेम में एंटर किया था तो लकड़ी के पोल पे अचानक थॉमस की तबीयत बिगड़ गई थी, याद होगा आपको। पर उसको संभालने के चक्कर में कैटी के डैड पूल से लेक में गिर गए थे और तब थॉमस उनको बचाने के लिए लेक में कूद गया था। फिर वो गेम के बाहर आया और तब उसने देखा कि कैटी के डैड तो अभी तक होश में आए ही नहीं। ये बात थॉमस को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। उसने फिर गेम की सेटिंग में पीछे जाकर कैटी के डैड को लेक में गिरने से बचा लिया था, जिससे वो होश में भी आ गए थे। और जब कैटी के डैड को पता चला कि गेम में होने वाली चीजें रियल में भी असर डाल रही हैं, तो उन्होंने इस गेम का एक बहुत ही बड़ा लूप होल बताया था। यानी उनके हिसाब से इस गेम में अभी भी काम करने की जरूरत थी। मगर थॉमस कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट गेम है। ये गेम और रियलिटी के बीच का अंतर ही मिटा देगा। मतलब ना कोई गेम ना रियल, बिल्कुल एब्सोल्यूट रियल रहेगा। पर इससे होने वाले नुकसान के बारे में दोस्तों कैटी के डैड ने उसको वार्न कर दिया था कि इससे लोगों की जान जा सकती है। पर थॉमस माना नहीं और जब कैटी के डैड ने उसका पूरा विरोध किया तो थॉमस ने उसे काम से निकाल दिया। इस प्रोजेक्ट पे उसने अपने 10 साल इन्वेस्ट किए थे, मगर थॉमस ने उन्हें काम से निकालने के बाद एक बार भी नहीं सोचा। और फिर थॉमस कैटी के डैड की बनाई टीम के साथ मिलकर काम करने लगा। उधर कैटी के डैड अपनी डॉटर के पास गए, मगर दूर से ही उसे इस तरह से निराश हताश बैठा जीता हुआ देखा। उस दिन कैटी के डैड की हिम्मत नहीं भी बात करने की। तभी कैटी के डैड के पास आया जेम्स, जो कि कैटी के डैड की पुरानी टीम में काम किया करता था। उसने बताया कि टाइनजी नाम की एक न्यू कंपनी की शुरुआत की है थॉमस ने और उसमें वो हमारे गेम को लॉन्च करने वाला है, मगर उससे पहले वो एक छोटे से स्केल पे इसको टेस्ट कर रहा है। ये जानने के बाद कैटी का डैड जाता है टाइनजी गेमिंग, मगर वहाँ उसको अंदर घुसने नहीं दिया जाता। जिसके बाद ये एक बड़ी गाड़ी में छिपकर टाइनजी गेमिंग के बिल्डिंग में चोरी चुप के एंटर कर जाते हैं और फिर मेन सर्वर में जाकर गेमिंग हेडसेट लगाकर वो 19th फ्लोर गेम में भी चले जाते हैं। पर वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि गेम में तो काफी सारे चेंजेस है। वो देखता है कि यानी कैटी का डैड कि इस गेम में तो मैंने बहुत ही बड़ा टावर बनाया था, मगर यहाँ तो 19th बिल्डिंग है। मैंने उस टावर में एक हिडन डोर बनाया था गेम को कंट्रोल करने के लिए, जिससे मैं इस गेम को तबाह भी कर सकता था, मगर अब गेम में इतने सारे चेंजेस होने की वजह से मैं डोर ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। फिर दोस्तों कैटी के डैड ने उस डोर को ढूंढने की बड़ी कोशिश की, पर जल्दी इस बारे में थॉमस को पता चल गया था और वो भी इस गेम में एंटर करके कैटी के डैड को जान से मारने की कोशिश करता है। और जब कैटी के डैड से जेम्स कांटेक्ट नहीं कर पाता तो वो भी टाइनजी से एक हेडसेट चोरी करके गेम में एंटर कर जाता है। और यही वो सीन था दोस्तों जो कि हमें सीरीज की बिल्कुल शुरुआत में दिखाया गया था, जब जेम्स एक सीवेज टनल में किसी से डरकर भाग रहा था, पर उसको एक आदमी मिला जो कि उसका मुंह बंद कर देता है और वो आदमी कैटी का डैड ही था दोस्तों। तो यहाँ जेम्स बताता है कि आपकी डॉटर की जान खतरे में है क्योंकि थॉमस ने कैटी को अपना टारगेट बना लिया है। कैटी का डैड कहता है कि तुम्हें उसे किसी भी तरह से रोकना होगा, प्लीज इस गेम में एंटर करने मत दो उसको। पर दोस्तों जैसे ही थॉमस को पता चला जेम्स के बारे में तो वो पहले तो गेम में उसे इतना बुरा एक्सपीरियंस करवाता है जिससे जेम्स पागल हो जाता है। फिर वो जेम्स के ब्रेन से चिप निकाल देता है जिससे जेम्स का मेमोरी लॉस हो जाता है। उसे बस कैटी के डैड की इतनी सी बात याद रहती है कि कैटी को ढूंढो, उसे रोको, मगर ये करने में वो नाकामयाब हो जाता है क्योंकि टाइनजी वाले खास कर कैटी को टारगेट करने के लिए कॉलेज के पहले दिन टाइनजी गेमिंग का एडवर्टीजमेंट सेटअप लगाते हैं कॉलेज के बाहर और किसी तरह कैटी को कन्विंस कर देते हैं वो हेडसेट लगाने के लिए। वो लगा भी लेती है, उसके साथ ही कुछ और लोग भी ये हेडसेट ट्राई करते हैं और उसी दिन इनका बस एक्सीडेंट भी हो जाता है।
जिसमें अंकल लिन का ब्रेन काफी डैमेज हो जाता है। और जब कैटी के डैड को पता चलता है कि लिन का जो ब्रेन डैमेज हो गया है और अभी किसी काम का नहीं, तो वो उसकी बॉडी को यूज करने का फैसला करते हैं। वो लिन के ब्रेन में अपने कॉन्शियसनेस का इंजेक्शन डलवा देते हैं, जिसके बाद जैसे उस रात पहला गेम प्ले शुरू होता है तो लिन की बॉडी में कैटी के डैड की कॉन्शियसनेस हो जाती है दोस्तों, और वो भी मतलब एक तरह से गेम में एंटर कर जाते हैं। और इस बारे में थॉमस को कानों कान तक खबर नहीं होती। और वहीं गेम में अंकल लिन यानी कैटी के डैड अपनी डॉटर को बचाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। उन्हें इतने साल तक कैटी से दूर रहना पड़ा था, लेकिन अब वो इस मौके का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। सीन होता है दोस्तों प्रेजेंट में शिफ्ट। मिस्टर चैंग भी यहाँ पे आ जाते हैं और कैटी को बताते हैं कि हाँ, वो सच में तुम्हारे डैडी थे, क्योंकि कल उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, जहां उन्होंने मुझसे ऐसी ऐसी बातें डिस्कस करी थी जो सिर्फ मुझे और तुम्हारे डैड को ही पता थी। इसके बाद सैम बताता है कि कल अंकल ने मेरी पल्स चिप को ठीक करने में मदद भी की थी मेरी, और आज मिस्टर चैंग ने उस पल्स डिवाइस की मदद से हम सबके ब्रेन से वो चिप निकलवा दी है। अब हम सब सेफ है, हमें दोबारा उस गेम में जाने की जरूरत नहीं है। पर तब कैटी कहती है कि मिस्टर चैंग, आप तो थॉमस की कंपनी से जुड़े हुए हैं, फिर आपने हमारी मदद क्यों की? तो चैंग बताता है क्योंकि थॉमस ने मेरी बेटी नीना की कॉन्शियसनेस भी अपने पास रख ली थी, वो भी कोमा में चली गई थी और थॉमस मेरी हेल्प करने को तैयार नहीं था। तब तुम्हारे डैड मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि जो भी लोग गेम में मरने की वजह से कोमा में जाते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस अल्टीमेट स्पेस नाम की एक लेवल में कैद है। तब तुम्हारे डैड ने कहा अगर उस लेवल में कोई चला जाएगा तो तुम्हारी बेटी वापस आ जाएगी। वहीं चैंग ये भी बताते हैं कि कैटी के डैड की बॉडी यानी लिन की बॉडी अभी भी रिकवर हो सकती है, पॉसिबिलिटी है उसकी। इतना सब कुछ जानने के बाद दोस्तों कैटी काफी परेशान हो जाती है। कॉलेज में भी पूरा दिन उसका मन नहीं लगता। जब वो डॉम में ऐसी परेशान बैठी होती है तो उसे सीना कहती है गेम हो या रियल लाइफ, अगर तुम्हें कोई मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कह सकती हो। इस पे कैटी करती है स्माइल और तभी आ जाता है सिना के फोन पे एक मैसेज, जिसको देखकर सिना का चेहरा थोड़ा लटक जाता है दोस्तों। वो पूछने पे भी कुछ नहीं बताती और डॉम से बाहर चली जाती है। वहीं थॉमस अभी भी गेम को अच्छे से स्टडी करने की कोशिश कर रहा होता है और अपने मैनेजर से कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आता कि कैटी के डैड ने ऐसा किया क्यों। अगर वो हमारा साथ देता तो इस कंपनी में आज एक अच्छे मुकाम पे बैठा होता, पर देखो क्या हो गया। तो मैनेजर कहता है कि गेम शुरू करने की तैयारी करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों पार्ट 8 की स्टोरी यहाँ पे कैटी, येंग, सैम और सिना के ब्रेन में जो चिप थी वो निकाली जा चुकी थी। वहीं सिना को किसी का तो मैसेज आया था जिससे वो काफी परेशान थी और डॉम से निकल गई थी। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि सिना गई है अपनी मॉम के पास, जहां उसकी मॉम सीधा यही सवाल करती कि तुम्हारा येंग नाम का कोई क्लासमेट है क्या? सिना काफी नर्वस हो जाती है मगर वो झूठ नहीं बोलती। वो अपनी मॉम से कहती है कि हाँ, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं, पर आपको इससे क्या आप मेरे पर्सनल लाइफ को भी आप कंट्रोल करना चाहती है? तो मॉम कहती है कल तुम्हारा वो येंग मेरे पास आया था तलवार लेकर और मुझसे मुकाबला करना चाहता था। वो वैसे तो कांप रहा था मगर उसने मुझ पे चिल्ला चिल्ला कर कहा कि आंटी आप गलत हो, बहुत ही गलत हो। मुझे तो गुस्सा आ गया उस पे और मैं तो उस पे हमला करने वाली थी कि तभी उसने मुझे एक वीडियो दिखाया तुम्हारी बास्केटबॉल खेलने का, जिसे देखकर मुझे समझ आ गया कि तुम्हारा इंटरेस्ट बास्केटबॉल में है, पर पूरी तरह से ठीक न होने की वजह से तुम सही से खेल नहीं पा रही थी, मगर जितना भी खेल रही थी खुशी के साथ खेल रही थी वीडियो में। इसलिए बेटा मैंने ये फैसला किया कि अब से तुम्हें जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है उसे फॉलो करो, मेरी ओर से कोई प्रेशर नहीं है तुम्हारे ऊपर। पर तुम्हारी बहन देखो अभी बहुत ही छोटी है, उसे सही से पता नहीं है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। अभी उसके कई सारे इंटरेस्ट चेंज होंगे, इसीलिए फिलहाल के लिए उसे मेरे साथ ये तलवारबाजी करने की प्रैक्टिस करने दो। आगे चलकर जो उसका मन करेगा वो कर लेगी, बाकी तलवारबाजी का हुनर भी रहेगा उसके पास। और माना कि तुम अब यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करने वाली, मगर ये कॉलेज ज्यादा दूर तो नहीं है, इसलिए बीच बीच में आ जाया करो अपनी बहन को देखने के लिए। और दोस्तों अपनी मॉम में ये पॉजिटिव चेंजेस देखकर सिना बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि जब मैसेज करके उसकी मॉम ने उसे मिलने के लिए बुलाया था तब वो डर गई थी कि पता नहीं मॉम अब क्या कहेगी, मगर अभी वो फिलहाल के लिए बड़ी खुश है। इसलिए वो जाती है सीधा येंग के पास जो कि अभी बास्केटबॉल ही खेल रहा होता है। तो वहाँ वो उस पे गुस्सा होने का नाटक करती है, हाँ सिर्फ नाटक, कि तुम्हें किसने कहा हमारे मामले में ये टांगे अड़ाने के लिए, तो मेरे मॉम के पास क्यों गए थे? अब येंग की हालत खराब हो जाती है कि ये तो गुस्सा हो गई, जबकि वो तो नाटक कर रही है दोस्तों। इतने में सिना उसका कॉलर पकड़कर अपनी ओर खींचती है और सीधा उसके होंठों पे पप्पी दे देती है जोरदार, जिससे आसपास के स्टूडेंट्स भी हैरान और घूरने लग जाते हैं इनको। कुछ तो इनका वीडियो भी बनाने लग जाते हैं और तभी उनके फोन पे आता है न्यूली रिलीज्ड गेम 19th फ्लोर का नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन पे टैप करने पे थॉमस की एक वीडियो प्ले होती है जिसमें वो अपनी गेम की खूब सारी तारीफ कर रहा होता है कि ये एक रिवोल्यूशनरी गेम है, इसमें बिल्कुल रियलिस्टिक सेंसरी प्लेजर होता है, अगले 10 मिनट में ही बीटा टेस्टिंग होने वाली है। और ये खबर तुरंत ही आग की तरह फैल जाती है हर जगह। सैम फिर सिना, येंग और मिनी को बुलाता है इस बारे में डिस्कस करने के लिए, पर कैटी को नहीं बुलाता क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि कैटी काफी डिस्टर्ब हो चुकी है, उसे और परेशान नहीं करना चाहते ये लोग। यहाँ सैम कहता है कि दोस्तों 19th फ्लोर गेम के धड़ल्ले से प्रमोशन हो रहा है, 10 दिन में पब्लिक टेस्ट भी शुरू हो जाएगा। हमें नहीं पता कि कितने सारे लोग उसको ज्वाइन करके अपनी जान को खतरे में डालेंगे। हमारे पास फिलहाल थॉमस को रोकने का कोई रास्ता नहीं है, पर अगर तुम सबने नोटिस किया होगा तो जब हम थॉमस के ऑफिस गए थे तो वहाँ पे टेबल पर एक फोटो फ्रेम रखा हुआ था जिसमें थॉमस और उसकी बेटी की भी फोटो थी। जब मैंने उसकी बेटी के बारे में रिसर्च किया तो मुझे उसकी एक वीडियो मिली और दोस्तों वीडियो में थॉमस की बेटी को देखते हैं जो कि ब्लॉगर बनने की कोशिश कर रही थी।
वो कैमरा लेकर पहुंच गई थी इसी कॉलेज के 19th बिल्डिंग में। दूसरी ओर हम देखते हैं कैटी को, जो कि चली गई थी टाइनजी गेमिंग में, क्योंकि वहां आज फ्री में VR सेट्स बांटे जा रहे थे। कैटी भी एक हेडसेट ले लेती है और उसे इस्तेमाल भी कर लेती है। तो जैसे ही वो हेडसेट पहनती है ना, वो एक जंगल वाले लोकेशन में पहुंच जाती है, जहाँ पे ऑटोमेटेड वॉइस उससे कहता है कि अगर आपको ये लोकेशन पसंद नहीं आया तो आप हमारे मेन्यू में से कोई दूसरा सीन चूज कर सकती हैं, जैसे टैंग डायनेस्टी, मार्स बेस या कोई फैंटेसी सिटी। कैटी कहती है कि आपके पास शैडो पपेट घोस्ट हाउस का ऑप्शन है। जवाब मिलता है कि नहीं, ऐसा कोई सीन तो नहीं है हमारे पास। तब वो एविल स्पिरिट विलेज के बारे में पूछती है, पर उसके लिए भी मना कर दिया जाता है। फिर वो सर्कस ऑफ जॉय और अबेंडेंट फैक्ट्री के बारे में भी पूछती है, पर इन सब के लिए भी मना कर दिया जाता है। तो फिर वो हेडसेट उतार देती है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर सैम अपने दोस्तों के साथ जाता है टाइनजी गेमिंग और सीधा थॉमस से मिलने की सोचता है, पर गार्ड तो बिना किसी अपॉइंटमेंट के उसको अंदर जाने नहीं दे रहे थे। पर जैसे थॉमस को पता चलता है कि सैम और उसके दोस्त मिलने के लिए आए हैं, तो वो तुरंत ही उन्हें अपने ऑफिस में बुला लेता है, जहां सैम थॉमस की बेटी की वीडियो दिखाता है, जिसमें वो 19th बिल्डिंग को अंदर से एक्सप्लोर करने जाती है, क्योंकि ये उसके फॉलोअर्स ने उसको चैलेंज किया था कि हॉन्टेड बिल्डिंग में जाकर व्लॉग बनाओ। पर थॉमस सैम के हाथों से फोन छीन कर रख देता है और कहता है, दोबारा वो सब मुझे याद मत दिलाओ। वो तो नहीं देखता दोस्तों, पर आइए हम आपको बताते हैं कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। थॉमस की बेटी अपने फॉलोअर्स के कहने पर गई थी वहां रात में हॉन्टेड हाउस में और अकेले व्लॉगिंग करने में बिजी थी, जहाँ पे उसके फॉलोअर्स कमेंट करके उससे कुछ कुछ करने को कह रहे थे, जैसे उस रूम में जाओ या हॉल को दिखाओ वगैरह वगैरह। तो इस दरमियान दोस्तों वो लोग उसको ऊपर जाने के लिए कह देते हैं, और वो जब सीढ़ी से ऊपर जा रही होती है तो एक सीढ़ी टूटी होने की वजह से बेचारी नीचे गिर जाती है। फिर बुरी तरह से तड़पने लग जाती है और अपने फॉलोअर्स से मदद मांगती है, मगर उसके फॉलोअर्स उसका मजाक उड़ाते हैं, ये कहते हुए कि ये व्लॉगर्स ना लाइक एंड व्यूज के लिए बस ऐसा ड्रामा करते रहते हैं, जरा सा गिर क्या गई, देखो किस तरह की नौटंकी कर रही है। और ये सब जब हो रहा था ना, तो थॉमस अपने काम पे था, उसे मतलब ये बातें नहीं पता थी। वो आखिरी मोमेंट पे ये सारी चीजें देखता है, वो भी अपने पीए के दिखाने पे। अब वो उसी बात को लेकर गुस्सा था दोस्तों। थॉमस अब सैम और उसके दोस्तों से कहता है कि जिस तरह से दुनिया वालों ने मेरी बेटी की मौत का तमाशा बनाया था ना, ठीक उसी तरह मैं भी इस गेम के जरिए लोगों की मजबूरी को देखना चाहता हूँ, उनको रोते तड़पते हुए देखकर उनको मरता हुआ देखना चाहता हूँ। और तब सैम बताता है कि मैंने इस बारे में पता किया और मुझे पता चला कि उसके फॉलोअर्स में कुछ ऐसे भी लोग थे जिसने एम्बुलेंस को कॉल किया था, मगर उस रात रोड में ट्रैफिक होने की वजह से एम्बुलेंस आगे नहीं जा पाई और नर्सेस पैदल ही भागकर जाने लगी थी। एक नर्स को धक्का भी लग गया था गाड़ी से, मगर फिर भी वो भागते भागते आई ताकि आपकी बेटी की जान बच पाए। तो ऐसी बात नहीं है कि सारे ही लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, कईयों ने उसकी जान बचाने की सोची भी थी, ठीक है। इसलिए कुछ लोगों के मजाक उड़ाने की सजा आप सभी को नहीं दे सकते। सैम काफी समझाता है दोस्तों इस तरह, मगर थॉमस नहीं मानता। वो कहता है कि अच्छे लोग तो नाम भरी हैं और उनकी कोशिश करने से क्या मेरी बेटी बच पाई थी? नहीं ना, तो मैं उन्हें माफ नहीं करने वाला। इसके बाद थॉमस अपने स्टाफ को बुलाकर इन्हें ऑफिस से बाहर निकलवा लेता है, जिसके बाद सैम के दोस्त उससे कहते हैं कि हमें भी गेम में वापस जाना होगा भाई, ताकि हम कैटी के डैड और बाकी कोमा वाले लोगों को वापस ला सके। फिर पहले तो सैम इन्हें जाने से मना कर देता है, पर जब ये लोग जिद करते हैं तो सैम इन्हें भी अपने साथ गेम में लेकर जाने को तैयार हो जाता है। इधर कैटी जाती है अपने घर, जहाँ उसकी ग्रैंड माँ उसे एक लेटर देते हुए कहती कि बेटा जरा ये लेटर और पुराने लेटर्स की हैंडराइटिंग देखो तो सेम है ना, जबकि ये लेटर तुम्हारे कॉलेज के कैंटीन शेफ लिन ने दी है। जरा उनसे पूछो ना कि क्या वो तुम्हारे डैड के बारे में कुछ जानते हैं क्या। देखो बेटा, अपने डैड से नाराजगी एक तरफ है और वो इतने दिनों से हमारे टच में नहीं है, ये दूसरी बात है। तुम्हें उनकी खोज खबर लेनी होगी। जरा लेटर खोलकर पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है। पर लेटर खोलने के बाद वो बंद कर देती है और कहती है इसमें कुछ खास नहीं लिखा है ग्रैंडमा, और मुझे कॉलेज जाना होगा, कुछ काम है, जरूरी याद आ गया। तब ग्रैंडमा उसको टिफिन देते हुए कहती है कि ये भी लिन ने दिया था कल और मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था, खा लेना बेटा, खाना बहुत ही अच्छा है। इसके बाद दोस्तों कैटी अपनी ग्रैंडमा के होम से निकल जाती है और अपनी बाइक से दूर एक ब्रिज पे जाती है, जहाँ पढ़ती है वो लेटर। लेकिन लेटर में उसके डैड ने अपने दिल की बात लिख रखी है कि कैसे उसकी मॉम और उसके साथ बिताया हुआ हर पल उन्हें बहुत ही अच्छी तरह याद है। उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम तो वेस्ट कर दिया, मगर अब वो कैटी को बस देखना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, उसे लाइफ में ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, उसे जॉब करते हुए, शादी करते हुए इस तरह देखना चाहते हैं। और इस लेटर को पढ़कर कैटी बड़ी इमोशनल हो जाती है और अपने डैड के द्वारा बनाया हुआ टिफिन खाने लग जाती है उन्हें मिस करते हुए। तो उसे एक मोमोज में से कॉइन भी मिलता है, जिसको देखकर उसके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि बचपन में जब कैटी के मॉम डैड साथ मिलकर मोमोज बनाया करते थे ना, तो उसके डैड हमेशा कैटी के लिए एक लकी मोमो बनाते थे जिसमें वो कॉइन डाला करते थे। इसके बाद रात में कैटी जाती है मिस्टर चैंग के घर पे, पर वहाँ वो शॉक्ड हो जाती है दोस्तों, क्योंकि उसके बाकी के फ्रेंड्स भी वहाँ पहुँच चुके हैं। वो कहते हैं कि हम अंकल की मदद करना चाहते हैं गेम में जाकर, मगर कैटी मना कर देती है। वो कहती है कि तुम सब मेरे डैड के बनाए हुए गेम के विक्टिम्स हो, मैं तुम्हें और खतरे में नहीं डाल सकती। तो तब सैम कहता है कि तुम्हारे डैड कोई विलन नहीं है, उन्होंने तो रियल विलन थॉमस को रोकने की काफी कोशिश की और अभी भी वो इसी काम में लगे हुए हैं। हम सब उनकी मदद करना चाहते हैं, तो कैटी तुम भी तैयार हो जाओ। और फिर कैटी को भी जोश आ जाता है, वो भी तैयार हो जाती है। इसके बाद मिस्टर चैंग उनके पुराने हेलमेट में फिर से चिप इंजेक्ट कर देते हैं
क्योंकि नए गेम के हेलमेट में वो चिप नहीं लगी होती है। वो हेडसेट तो बस चला हुआ था। 10 दिन के बाद ही रियल गेम में उन लोगों को एंटर किया जाएगा। अभी तो बस ऊपर ऊपर से सब कुछ अच्छा चलेगा उस गेम में, ताकि लोगों को इंटरेस्ट आ जाए। अब चैंग इनको कहता है कि तुम लोगों को अपना मकसद नहीं भूलना। गेम में जाने के बाद तुम्हें अल्टीमेट स्पेस का रास्ता ढूंढना है, ताकि तुम लोग कोमा में जा चुके सारे प्लेयर्स के कॉन्शियस तक पहुंच सको। बाहर से मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, मगर सुनो, हेडसेट में कुछ इंप्रूवमेंट करवा दी है मैंने। अगर गेम में कुछ भी अजीब लगे तो अपने हेडसेट के बैक में लगे बटन को प्रेस करके गेम से बाहर निकल सकते हो। इसके बाद दोस्तों ये लोग गेम में एंटर कर जाते हैं। सबसे पहले तो ये लेवल 1 में जाते हैं, जहाँ पे पहले इनको पपेट मॉन्स्टर्स मिले थे वहीं, मगर अब वहाँ पे कोई मॉन्स्टर्स है ही नहीं, इसीलिए ये लोग नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। वहाँ पे एविल स्पिरिट भी नहीं होते और ना ही सर्कस वाले लेवल पे कोई क्लॉन होता है। ये सारी जगह खाली होती है। इसके बाद ये लोग जाते हैं सीवेज सिस्टम वाले लेवल पर वहाँ भी टीवी ऑफ होता है, मौत भी गायब होते हैं, जिससे किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। पर सैम कहता है कि गेम फिलहाल के लिए साइलेंट हो गया है, सारे मॉन्स्टर्स और कैरेक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया है। तभी वहाँ की टनल कोलैप्स हो जाती है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लग जाते हैं, मगर भाग नहीं पाते और इस कोलैप्स से सिर्फ कैटी और सैम ही बच पाते हैं। बाकी सारे मलबे में दब कर मर जाते हैं और ये देखकर दोनों तुरंत ही अपने हेलमेट के पीछे बटन को प्रेस करके रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। और अभी तक में दोस्तों इनके सारे फ्रेंड्स कोमा में जा चुके थे। अब मिस्टर चैंग कहता है कि मैंने यहाँ से गेम में एंटर करवाने की कोशिश की तुम लोगों को, इसीलिए लगता है ये ग्लिच हुआ। अब मुझे रिस्क लेकर ही तुम दोनों को किसी तरह टाइनजी गेमिंग के कंट्रोल रूम से गेम में डायरेक्टली उस अल्टीमेट स्पेस में एंटर करवाना होगा। सैम कहता है पर ऐसा करने से आपको खतरा हो सकता है ना? तो चैंग कहता है कि हाँ हो तो सकता है, मगर तुम्हारी मदद करना मतलब अपनी बेटे की मदद करने जैसा है, क्योंकि तभी वो दोबारा इस रियल वर्ल्ड में आ सकती है। तो रात में दोस्तों मिस्टर चैंग अपना पास की यूज करके कैटी और सैम को अपने साथ उसी टाइनजी गेमिंग के कंट्रोल रूम में लेकर जाता है। इस वक्त वहाँ के गार्ड्स डिनर करने के लिए गए होते हैं, तो ये लोग बिना किसी की नजर में आए हुए चुपचाप कामयाब हो जाते हैं। अब चैंग इनको सारे लेवल को पार करा के डायरेक्टली अल्टीमेट स्पेस में डाल देता है। और पता है दोस्तों, ये अल्टीमेट स्पेस ना बिल्कुल एक जेल के जैसा माहौल होता है। सारे कैदी अपने अलग अलग रूम में कैद होते हैं, जहाँ सूरज की एक किरण भी नहीं होती। जैसे दरवाजा खुलता है तो सारे कैदी अपने रूम से बाहर निकलते हैं। यहाँ येंग, सिना और मिनी भी कुछ देर पहले ही यहाँ पे आए हुए थे, इसलिए ये लोग तो अपने होश में थे। और बाकी पहले जितने भी लोग कोमा में जा चुके थे वो बिल्कुल जिंदा लाश की तरह यहाँ पे थे। तो लंच टाइम पे ये सारे आपस में मिलते हैं, मगर पहले के प्लेयर्स जैसे कि जेनी, हैरी, मैक्स, जॉय, नीना, ये सभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। यहाँ पे सारे लोग थे सिवाय कैटी के डैड के, जिससे इनको समझ में नहीं आता कि आखिर वो गए कहाँ, यहाँ क्यों नहीं है। तो मिनी नीना का हाथ पकड़कर कहने लग जाती है कि हम लोग आपको बचा लेंगे, मगर नीना जोर से चिल्लाने लग जाती है कि तुम इल्यूजन हो, मैंने फाइट नहीं की, मैं तो अच्छी कैदी हूँ, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, मुझे उन अंकल की तरह डेंजन में नहीं जाना, मुझे डेंजन से बड़ा डर लगता है। तभी गार्ड्स डांट कर नीना को चुप करवा देते हैं। और फिर क्या था दोस्तों, कैटी डेंजन जाने की सोचती है अपने डैड को बचाने के लिए। वहीं सैम जाना चाहता है कंट्रोल रूम में, ताकि वो मिस्ट को हटाकर सारे सेल्स के डोर खोल सके, क्योंकि सेल्स में मौजूद मिस्ट की वजह से दोस्तों सारे प्लेयर्स को बड़े ही ये डरावने नाइटमेयर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो रियलिटी इल्यूजन में फर्क करना भूल गए। तो कैटी सिना से आंखों ही आंखों में सेटिंग कर लेती है और दोनों लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। फाइट भी ये लोग इस तरह से करते हैं जिसमें कैटी विलन लग जाती है और सिना विक्टिम, इसलिए कैटी को अरेस्ट करके डंजन में डाल दिया जाता है, वहीं बाकियों को उनके सेल में। डंजन के सेल में कैटी के जाते मिस्ट भरने लग जाती है। वो पास वाले सेल में पड़े अपने डैड को देखती है दोस्तों, और इन दोनों सेल में एक जालीदार खिड़की लगी हुई है, जिससे दोनों बातें करने लग जाते हैं। कैटी के डैड उसको यहाँ देखकर थोड़ी देर के लिए तो खुश होते हैं कि मैं अपनी बेटी से दोबारा मिल पाया, मगर फिर वो काफी टेंशन में आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई, क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ कितना खतरा है। मगर फिर वो चुप हो जाते हैं, ये सोचकर कि इन्होंने इतना खतरा मोल ले ही लिया है तो इनका मोरल डाउन नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको हिम्मत देनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जब सैम अपने सेल में जाता है तो उसने लंच टाइम में अपने रुमाल को पानी से भिगा दिया था, उससे ही वो अपने नाक और मुंह पे रख लेता है, ताकि ये मिस्ट उसे फिर से किसी नाइटमेयर दुनिया में ना लेकर जाए। तो जैसे मिस्ट निकलना शुरू होता है, वैसे ही सैम वेंटिलेशन डक्ट को खोलकर उसके अंदर चला जाता है। वो इसी वेंटिलेशन टनल की मदद से सीधे कंट्रोल रूम तक जाने की सोचता है, क्योंकि दूसरा उसके पास कोई रास्ता है नहीं वेंटिलेशन डक्ट पर। लेकिन उसके पैरों की आवाज बड़ी तेज तेज आ रही थी, जिससे गार्ड को शक तो होता है और वो भी वेंटिलेशन डक्ट खोलकर ऊपर आ जाता है, मगर सैम तो फट से कॉर्नर पे छिप जाता है। फिर गार्ड के वापस जाने के बाद सैम आराम से धीरे धीरे करके किसी तरह कंट्रोल रूम के ऊपर पहुंच जाता है। डक्ट में से वो देखता है कि कंट्रोल रूम में तो एक गार्ड मौजूद है जो कि सीसीटीवी मॉनिटर कर रहा है। इसीलिए सैम क्या करता है दोस्तों कि डक्ट से जो वायर्स जा रही थी ना, उनमें से एक वायर सीसीटीवी की भी थी, तो वो उस वायर को कट कर देता है, जिससे फुटेज हो जाती है बंद और कंट्रोल रूम में मौजूद गार्ड बाहर आ जाता है चेक करने के लिए कि क्या हो गया। इतने में सैम डक्ट से नीचे रूम में उतर जाता है और जैसे ही वो गार्ड वापस कंट्रोल रूम में आता है ना, तो पीछे से सैम उसके सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो एक लीवर पुल करता है, जिससे सारे सेल्स में मिस्ट सप्लाई बंद हो जाता है और सारे सेल्स में मौजूद सारे प्लेयर्स को जो बुरे बुरे सपने आ रहे थे
वो धीरे धीरे आना बंद हो जाते हैं। इसके बाद सैम एक और लेवर पुल करता है जिससे सारे कोमा में जा चुके प्लेयर्स की कॉन्शियसनेस लौट आती है। अब उन्हें गेम में ही सही पर इल्यूजन और रियलिटी में फर्क समझ आ रहा था और ये सारे प्लेयर्स ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में बटे हुए थे। सभी उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो कोई अपनी दीवार पीटने लगता है ताकि बगल वाले प्लेयर से किसी तरह बात की जा सके। ये चीज गार्ड्स नोटिस कर लेते हैं और सारे के सारे गार्ड्स चले जाते हैं कंट्रोल रूम में जिसके दरवाजा अंदर से सैम ने बंद कर दिया था और ये गार्ड्स उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश में जुट जाते हैं। तो उतने में ही दोस्तों सैम सारे सेल्स के दरवाजे भी कंट्रोल रूम से खोल देता है। अब मैक्स तो जैसे अपने सेल से बाहर निकलता है उसी टाइम हैरी भी अपने सेल से बाहर निकल आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। वो हग वगैरह करते हैं और अपनी खुशी जताते हैं कि तुम्हें इस तरह से दोबारा देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। शॉर्ट में दोस्तों मैक्स हैरी को इस गेम का सारा फंडा समझाने की कोशिश करता है और समझाता है कि कैसे कैटी और सैम इस गेम को खत्म करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके बाद इन्हीं के ब्लॉक में होती है नीना जिसे दोनों देखते हैं तो पर कुछ खास बातें नहीं करते। ये जाते हैं चौथे सेल में जहाँ पे जॉय होता है। वो अभी भी बिल्कुल होश में नहीं होता। तो जब मैक्स और हैरी उससे बात करने की कोशिश करते हैं ना तो वो कुछ बोलता ही नहीं बट बार बार यही रट लगाता है कि ये इल्यूजन है, ये इल्यूजन है। तो मैक्स और हैरी उसको समझाने की कोशिश में जुट जाते हैं कि नहीं भाई ये कोई इल्यूजन या नाइटमेयर नहीं है बल्कि हम दोनों सच में तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें लेकर हम यहाँ से रियल वर्ल्ड में जाएंगे। और काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद जॉय कन्विंस हो जाता है कि ये सच में मेरे सामने खड़े हैं। तो सबसे पहले जॉय मैक्स को गले लगाता है और पूछता है कि तुम्हें बचाने के लिए वो डेंजरस आइडेंटिटी कार्ड मैंने ले लिया था पर तुमने मुझे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया, मुझे क्यों नहीं बचाया। और तब हैरी जॉय से कहता है कि देख भाई जो हो गया सो हो गया, तुम ये भी तो देखो कि ये तुम्हें बचाने के लिए वापस गेम में आया। पर जॉय के इस बर्ताव से दोस्तों मैक्स को जरा सा भी गुस्सा नहीं आता। वो तो उल्टा रोने लग जाता है और कहता है कि हाँ भाई मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। जिससे जॉय का गुस्सा फिर से शांत हो जाता है और फिर मैक्स, जॉय और हैरी तीनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। दूसरी ओर येंग सबसे पहले सीना से मिलता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना। फिर मिनी भी अपने सेल से निकलती है और इन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों ठीक तो हो ना। इसके बाद ये तीनों मिलते हैं जेनी से। जेनी कुछ देर इनसे खैरियत पूछती है और फिर उसे कैटी की चिंता हो जाती है। तब येंग उसे बताता है कि वो तो डेंजन गई हुई है। ये सुनकर जेनी कैटी को बचाने के लिए तुरंत जाने की सोचती है। उधर दोस्तों एक गार्ड नीना को देख लेता है तो वो डर के मारे जॉय के सेल में घुस जाती है। जहाँ पे जब गार्ड अंदर आता है ना तो देखता है कि जॉय, हैरी और मैक्स तीनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं। गार्ड को देखकर ये तीनों थोड़ी देर के लिए डर तो जाते हैं मगर फिर जब ये नोटिस करते हैं कि ये गार्ड तो अकेला है तब वो तीनों मिलकर उस गार्ड की अच्छे से पिटाई कर देते हैं और वो उसको इतना मारते हैं कि गार्ड बेचारा बिल्कुल बेहोश। अब इसके बाद मैक्स सोचता है सैम को बचाने के लिए। तभी हैरी, जॉय और नीना भी उसके साथ जाने की सोचते हैं। दूसरी ओर जैसे सिना को कैंटीन दिखाई देता है तो वहाँ पे रखे हुए जो भी आइटम उसके हाथ लगते हैं उसको उठा लेती है और एज अ हथियार की तरह यूज करने की सोचती है। वहीं मैक्स और उसके साथी पहुंच जाते हैं कंट्रोल रूम तक। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और गार्ड्स को भटका भी देते हैं। इतने में सैम वापस से वेंटिलेटर डक्ट में चढ़कर भाग जाता है क्योंकि अभी तक वो खुद दरवाजे पे खड़ा होकर दरवाजे को खोलने से रोक रहा था पर गार्ड्स के वहां से जाते ही उसे भागने का मौका मिल गया। इधर जेनी और उसके साथी मिलकर डेंजन जाते हैं जहाँ के दरवाजे कंट्रोल रूम से कंट्रोल नहीं होते। वहाँ पे गार्ड्स मौजूद रहते हैं 24 आवर्स। इसीलिए ये लोग अपने साथ जो कैंटीन से हथियार लेकर आए थे उससे ये गार्ड्स पे हमला कर देते हैं। उसे भी ये लोग मारकर बेहोश कर देते हैं और फिर गेट खोलने की सोचते हैं मगर गेट खोलने के लिए पास की जरूरत होती है और तब जेनी गार्ड के ही पास से पास की लेकर गेट खोलती है जिससे वो कैटी और उसके डैड को सेल से बाहर निकालती है। जेनी पहले तो कैटी को देखते उसे हक कर लेती है। इसके बाद कैटी कहती है कि हमें बाकी के दोस्तों के पास जाना होगा, फिर मिस्टर चेंग हमारी मदद करने के लिए सीक्रेट डोर खोलेंगे। जिसके लिए कैटी के डैड कहते हैं कि पर उसके लिए हमें पहले वो सीक्रेट दरवाजा ढूंढना होगा। मैंने इस गेम के सारे लेवल्स खेल लिए हैं पर मुझे वो सीक्रेट दरवाजा अभी तक नहीं मिला, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद वो यही है। इसके बाद जैसे ये लोग आ जाते हैं इनको सैम, मैक्स और बाकी के लोग भी मिल जाते हैं। अब इनके पीछे तो गार्ड्स पड़े हुए थे इसलिए ये सारे लोग साथ में भागते हैं। भागते भागते ये लोग पहुंच जाते हैं दरवाजे तक जिसपे एक बड़ा सा लॉक लगा हुआ है जो कि सही कोड डलने पे खुलने वाला था। तो कैटी के डैड उसको खोलने की कोशिश में जुट जाते हैं। तभी सारे गार्ड्स भी यहाँ पहुंच जाते हैं दोस्तों उनको रोकने के लिए और फिर यहाँ पे जबरदस्त फाइट होती है। इसके बाद कैटी के डैड वो सीक्रेट डोर खोलने में हो जाते हैं कामयाब और ये सभी गेम से बाहर आ जाते हैं। कैटी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पे सभी खूब हंसी मजाक करते हैं। इसके बाद दोस्तों येंग लेकर जाता है सीना को अपने डैड से मिलवाने के लिए, जहाँ सीना येंग के डैड को जुए में बुरी तरह से हरा देती है। एक दो बार तक तो ठीक था मगर वो बार बार उन्हें जब हरा रही होती है ना तो येंग थोड़ा इशारा करता है कि डैड ये बात ईगो पे ले लेंगे, ऐसा मत करो, मगर वो नहीं सुनती। और इसके बाद वही होता है दोस्तों जिसका येंग को डर था। उसके डैड भड़क जाते हैं और गेम बीच में छोड़कर चले जाते हैं। तो जब सिना उनसे बहस करने की सोचती है तो येंग उसको रोक लेता है, जिससे सिना भी नाराज हो जाती है और वो येंग से झगड़ने लग जाती है कि क्यों नहीं खेलने दिया मुझे। और दोस्तों ये नॉर्मल लड़ाई इनके बीच ब्रेकअप कर आ जाती है। हाँ, येंग सामने से ब्रेकअप करके चला जाता है जिससे सिना काफी हैरान होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। येंग तो मेरे साथ जन्मों जन्म तक मरने की सोच रहा था और आज इसको हो क्या गया। दूसरी ओर दोस्तों हम कैटी को देखते हैं, वहाँ भी झगड़ा हो रहा था कैटी के डैड और ग्रैंडमा में। पता है वो भी किस बात पर?
तो बात कुछ ऐसी थी दोस्तों कि ग्रैंड माँ अंकुरित आलू पकाने जा रही थी और डैड कह रहे थे कि ये सही नहीं है, ऐसे आलू को नहीं खाना चाहिए। तो ग्रैंड माँ कहती है मैं इतने सालों से खा रही हूँ और आज अचानक क्या हो गया, किसी के कहने पे मैं ये चेंज तो नहीं कर सकती। तो जिस पे डैड समझाते हैं कि ये साइंस है माँ, इसको खाना सही नहीं होगा। तो ग्रैंड माँ कहती है ऐसी की तैसी तेरी साइंस की, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के सामने ये साइंस वाइंस कुछ नहीं है। और इसी बहस में आलू भी गिर जाते हैं, ग्रैंड माँ भड़क जाती है एकदम से और डैड भी घर छोड़कर चले जाते हैं। वो कैटी से कहते हैं अगर तुम्हें मुझसे मिलना होगा तो आ जाना मेरे क्वार्टर पे, मैं तो चला इस घर से। इसके बाद दोस्तों रोड साइड में कैटी देखती है कि कुछ लोग मिलकर मैक्स को मार रहे हैं। पूछने पे पता चलता है कि हैरी और जॉय ने मिलकर कुछ तो पैसे का हेरफेर किया था और वो भाग चुके हैं और अब ये लोग मैक्स को पकड़कर पीट रहे हैं। तब कैटी किसी तरह इन लोगों को समझाती है और फिर जाती है कॉलेज में, जहाँ मिनी कैटी को पकड़कर रोते हुए हक करती है और बताती है कि कैसे मेरे भाई का रोड एक्सीडेंट हो गया और अब उसको एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेकर जा रही है। इतने में कैटी को भी हॉस्पिटल से कॉल आता है क्योंकि ग्रैंड माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। हॉस्पिटल जाने पे वो देखती है कि उसके डैड वहाँ पहले से मौजूद है। तब डैड बताते हैं कि डॉक्टर ने मेंटली प्रिपेयर रहने को कहा है, बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। कैटी और परेशान कि अचानक ये सब क्या होने लग गया, हर जगह से बुरी खबर आ रही है। वहीं कुछ ही देर में दोस्तों ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर डॉक्टर सॉरी कहते हैं क्योंकि ग्रैंड माँ बच नहीं पाई, जिससे कैटी तो बिल्कुल टूट ही जाती है एकदम से। वो अपने डैड पे भड़क जाती है कि आपके झगड़ा करने से सब कुछ हुआ है, क्या जरूरत थी आपको ग्रैंड माँ से झगड़ा करने की, देखिए ना क्या हो गया अब। और इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं टाइन जी गेमिंग का कंट्रोल रूम, जहाँ पे थॉमस गेम को कंट्रोल कर रहा था, यानी कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये सारा रहा है। और अब हम देखते हैं दोस्तों कि कैटी बड़ी परेशान हो चुकी है अपनी लाइफ से। वो मिलती है सैम से एक बिल्डिंग के छत पर और अपनी लाइफ में चल रही सारी मुसीबतों के बारे में बताती है और फिर कूद जाती है बिल्डिंग से। हाँ दोस्तों, उसकी मौत हो जाती है और अपनी आंखों के सामने सैम ये नजारा देखकर बुरी तरह से परेशान वो नीचे जाकर कैटी को जगाने की कोशिश करता है पर वो नहीं जागती। तब वो उसे पकड़कर बुरी तरह से रोने लग जाता है और ये चीज मिस्टर चैंग से देखी नहीं जाती बिल्कुल भी। दरअसल दोस्तों थॉमस आ चुका होता है और उसने मिस्टर चैंग को बंदी बना लिया था। वो उसको काफी सुना भी रहा होता है कि तुम्हें मैंने क्या कुछ नहीं दिया, मगर तुम हो कि मुझे धोखा देने के बारे में सोच रहे थे। इतने में मिस्टर चैंग एक बटन दबा देता है, जिससे गेम में ये होता है दोस्तों कि सैम समझ जाता है कि ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि कैटी के पॉकेट से उसको रबर स्टैंप मिलती है जिसमें स्माइली नहीं बल्कि सैड फेस बना हुआ था, जिसको सैम पकड़ लेता है कि रियलिटी में तो इसमें स्माइली फेस बना हुआ होता है, मगर अभी एक ये इल्यूजन है, ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि दोस्तों गेम में कई सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो जाती है, इसीलिए वो स्माइली फेस सैड बन गया था और इसी से उसके दिमाग में ये क्लिक हुआ कि ये रियलिटी नहीं है। और साथ ही मिस्टर चैंग के बटन दबाने से भी सैम होश में आ गया था और देखता है कि उसके सारे साथी उस सीक्रेट डोर के पास बेहोश पड़े हैं और उन्हें वो जगाने भी लग जाता है, जबकि सारे गार्ड्स बिल्कुल फ्रीज हो चुके थे, वो जरा सा भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे। इधर थॉमस को चैंग पे बड़ा गुस्सा आता है और वो एक लोहे से सीधा चैंग को पूरी ताकत लगाकर हिट कर देता है, जिससे चैंग तो वहीं पे हो जाता है बेहोश। वहीं गेम में धीरे धीरे करके सारे प्लेयर्स को होश आ जाता है और कैटी के होश में आते ही सैम उसको पहले हक करके आई लव यू कहता है, क्योंकि जो सपने में उसने कैटी की मौत देखी थी उससे उसकी हालत बड़ी खराब हो गई थी और अब वो कैटी को कभी खोना नहीं चाहता। वहीं येंग और सिना का भी यही हाल होता है दोस्तों, दोनों फैसला कर लेते हैं कि हम कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। वहीं मिनी जब होश में आती है तो नीना का हालचाल पूछती है कि वो कैसी है, और जब कैटी के डैड होश में आते हैं ना तो वो सीक्रेट डोर को सही से देखते हैं और उन्हें उसमें एक सिंबल का हिस्सा दिखाई देता है, जिससे उन्हें कुछ याद आता है और वो बाकी के प्लेयर्स को बताते हैं कि मैंने एक रेन टाइप का सिंबल बनाया था इस गेट को अनलॉक करने के लिए, पर उस सिंबल का इस गेट पे एक छोटा सा हिस्सा मौजूद है, बाकी हिस्सा कहीं और छिपा हुआ है। हम उन सारे हिस्सों को ढूंढकर एक साथ प्रेस करेंगे तभी ये डोर खुलेगा। तो कैटी को याद आता है कि मैंने डंजन में एक सिंबल देखा था, तो फिर वहाँ पे ये लोग मिनी और नीना को भेज देते हैं लेने के लिए। मैक्स और उसके दोनों जिगरी दोस्त उनको भी कॉरिडोर की ओर भेज दिया जाता है और फिर कैटी के डैड जेनी के साथ कंट्रोल रूम में जाते हैं और वहाँ कैटी सैम के साथ कैंटीन की ओर। इस तरह सभी अपने काम में चले जाते हैं और इन सभी ने अपने पास गार्ड्स के वॉकी टॉकी रखे होते हैं, जिससे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। थोड़ा खोजने के बाद इन्हें वो सिंबल्स अलग अलग जगह पे मिल जाते हैं, पर उसी वक्त येंग और सिना नोटिस करते हैं कि गार्ड्स हल्का सा मूव कर रहे हैं, यानी ये अब अनफ्रीज होने वाले हैं। और सही में दोस्तों हम थॉमस को देखते हैं जो कि गार्ड्स को अनफ्रीज करने की कोशिश कर रहा था, मगर इससे पहले कि सारे गार्ड्स इनको कुछ कर पाते कंट्रोल रूम से ये चीजें कैटी के डैड देख लेते हैं और वो सिना और येंग से कहते हैं कि जल्दी से भागकर कैंटीन में जाओ सैम और कैटी के पास। वहीं वो खुद कंट्रोल रूम से लिवर पुल करता है, जिससे बेहोशी वाली गैस रिलीज हो जाती है और सारे गार्ड्स बेहोश। इसके बाद तो दोस्तों सारे लोग वॉकी टॉकी पे कैटी के डैड के काउंटडाउन सुनते हैं 3, 2, 1। ये करते ही सारे लोग आपस में जो भी वो सिंबल थे उन सभी को एक साथ प्रेस करते हैं, जिससे वो सीक्रेट डोर खुल जाता है। इसके बाद कैटी के डैड कंट्रोल रूम में एक कोड डालने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा काम है। दरअसल दोस्तों इस कोड के डलते ही ये गेम सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चला जाएगा और ये खुद ही खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी तक दोस्तों मिस्टर चैंग को भी होश आ चुका था। वो कैटी के डैड को अपने मकसद में कामयाब होते देखकर बड़ा हंस रहा होता है, जिससे थॉमस को आ जाता है बड़ा तेज गुस्सा और वो कहता है कि तुझे क्या लगता है बे,
कि सब खत्म हो गया, जिस पे मिस्टर चैंग कहता है कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, बदले की भावना त्याग दो। मगर गुस्से में थॉमस लोहे से इस बार सीधा चैंग के सर पे मारता है, जिससे उसे काफी जोर की लग जाती है और वो फिर से बेहोश। उधर गेम में सीक्रेट दरवाजे से पहले तो मैक्स अपने दोनों जिगरी दोस्तों को, जो हैरी और जॉय हैं, उनको निकालता है, ये कहते हुए कि देखो गेम के बाहर मिलते हैं, ठीक है, कहीं मत जाना। इसके बाद मिनी निकलती है, फिर सैम येंग और सिना को भेज देता है। इसके बाद सैम करता है कैटी को हग और उसे दरवाजे की ओर धकेल देता है। और जब तक वो रियल वर्ल्ड में आती है तब तक में सैम कहता है कि मैंने सीसीटीवी फुटेज में थॉमस को आते देख लिया था, इसीलिए तुम्हें सेफली यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ। तुम अपने डैड की फिक्र मत करना, मैं हूँ उनके साथ, उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ देर के बाद थॉमस कंट्रोल रूम में आ जाता है। वहाँ वो कैटी के डैड को बहकाने की कोशिश करता है कि इस गेम को तुमने 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनाया और अब तुम इसको खुद ही डिस्ट्रॉय करने वाले हो। भूल गए क्या तुमने कितनी मेहनत और कितने लगन से इसको बनाया था। और तब कैटी का डैड भी दोस्तों उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि ठीक है, इसे डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, पर क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्या हम इस गेम को वही फन एंड एंजॉय 19th फ्लोर गेम बना सकते हैं जिसका मैंने सपना देखा था? तभी दोस्तों सिस्टम में शो करता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिवेटेड। 5 मिनट में पूरा गेम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये देखकर थॉमस सारी चाल समझ जाता है कैटी के डैड की, ये मुझे अपनी बातों में बहका रहा था शायद, और इसी बीच इसने सारा प्रोसेसिंग कर दिया तबाह करने का, और अब कुछ भी नहीं किया जा सकता दोस्तों। इसीलिए वो अपने पॉकेट से निकालता है चाकू और कैटी के डैड को स्टैब करना चाहता है, मगर बीच में आ जाता है सैम और चाकू उसके पेट में लग जाता है बेचारे के, जिससे थोड़ी देर के लिए थॉमस तो हैरान हो जाता है। वहीं सैम बिना एक भी पल गवाए कैटी के डैड को डोर की ओर धक्का दे देता है, जिससे वो भी आ जाता है रियल वर्ल्ड में, कैटी का डैड। इसके बाद सैम और थॉमस के बीच होती है खतरनाक फाइट। थॉमस सैम पे बड़ा गुस्सा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बदला नाकाम हो गया, मेरी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अब। और जब दोनों मारपीट करके थक जाते हैं तब सैम थॉमस को काफी समझाता है कि बदला लेना मसले का हल नहीं होता। हम सभी अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही परेशान हैं, हमने भी अपनी लाइफ में अपनों को खोया, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएं और तकदीर के लिखे के लिए दूसरों को ब्लेम करके उनको सजा देने लग जाएं, ये सही नहीं है। और अब मेरी और कैटी की बात ही ले लो। 11 साल की उम्र में कैटी ने अपनी मॉम को कार एक्सीडेंट में खोया, तो क्या वो सारे कार ड्राइव करने वालों से बदला लेने लग जाएगी? नहीं ना। ये मेरे डैड जिनकी मौत ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई, तो क्या मैं शराब बनाने वाली कंपनी से बदला ले लूं? जिंदगी में चाहे लाख कमी हो फिर भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, बुरी चीजों से मूव ऑन करके फिर से जीने की कोशिश करनी चाहिए। आज अगर आपकी बेटी जिंदा होती तो क्या उसको ये सब अच्छा लगता? क्या वो आपको ये करने के लिए इजाजत देती? तब जाकर कहीं दोस्तों थॉमस का मन बदलता है और अब वो सैम को लेकर डोर की ओर जाने लग जाता है। मगर दोस्तों बहुत ही कम टाइम बचा होता है। जख्मी होने की वजह से सैम सही से चल नहीं पाता, इसीलिए वो खुद बीच में रुककर थॉमस को गेट की ओर धक्का दे देता है, जिससे होता ये कि थॉमस तो निकल जाता है मगर सैम गेट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब गेम भी डिस्ट्रॉय। जैसे ही थॉमस गेम से बाहर आता है उससे कैटी पूछती है सैम और डैड कहाँ हैं? तो थॉमस सारी बातें बताता है कि कैसे सैम ने तुम्हारे डैड और मेरी जान बचाई पर वो खुद वहीं पे अटका रह गया। ये सुनकर कैटी बहुत नाराज होती है, अपने आप से भी और इन सभी से। वो गुस्से में थॉमस का कॉलर पकड़कर उससे लड़ाई भी करती है। तभी पुलिस भी आकर थॉमस को कर लेती है अरेस्ट। पर जाते जाते थॉमस कैटी से सॉरी कहता है, क्योंकि लास्ट में उसको सैम का जो समझाया था वो समझ में आ जाता है। इसके बाद कैटी सैम का VR हेडसेट हटाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। जब वो नहीं जागता तो वो उसके पॉकेट से रबर स्टैंप निकाल कर चेक करती है, मगर इसमें तो स्माइली फेस ही बना हुआ है, यानी कि ये गेम का कोई इल्यूजन नहीं बल्कि रियलिटी है। वो गले लगकर खूब रोती है और फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। हॉस्पिटल वालों का भी यही कहना होता है कि सैम कोमा में है। साथ ही साथ सिर्फ कैटी ही होती है दोस्तों वहाँ पे, बाकी उसके सारे दोस्त विंडो से उसको देख रहे होते हैं। और जब कैटी के डैड आते हैं तो वो पूछते हैं तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर क्यों नहीं जा रहे? तो वो लोग कहने लगते हैं कि हमें सही नहीं लग रहा, इस वक्त सैम को भी आराम की जरूरत है और कैटी बड़ी परेशान है, अभी हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, मगर हम लगातार प्रेयर कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। इसके बाद दोस्तों येंग और सिना कैटी के डैड को एक गमला देते हैं जिसमें अभी पौधे उगे नहीं होते। ये एक तरह की आशा की किरण है दोस्तों कि जब तक वो पौधा बड़ा होगा तब तक सब ठीक हो जाएगा, जिसे कैटी के डैड लेकर कैटी को दे देते हैं। और कैटी भी सिना का मतलब समझ जाती है कि उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, भले ही ऊपर ऊपर ऐसा लग रहा हो कि अभी तो पूरा पौधा उगा ही नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, मगर अंदर बीज है जिसपे टाइम में पानी डालने पे पौधा जरूर बढ़ेगा। तो कैटी उस गमले को टेबल पे रख देती है। और कैटी के डैड से अपनी बेटी को सैम के लिए इतना परेशान होता देखा नहीं जाता, इसलिए वो और मिस्टर चैन मिलकर इसका कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। काफी दिन गुजर जाते हैं दोस्तों, बाकी सारी प्लेयर्स तो अपनी लाइफ को हील करने की कोशिश में जुट जाते हैं, पर कैटी अभी भी हॉस्पिटल में होती है। वो गमले में उगे पौधे को देखकर सैम को हिम्मत देती है कि सब ठीक हो जाएगा। वो उससे काफी सारी बातें करती है, भले ही सैम रिस्पॉन्ड नहीं करता पर वो करती रहती है। कुछ देर में कैटी के डैड आते हैं खुशखबरी लेकर
कि सैम को बेटा बचाया जा सकता है। फिर सैम को हॉस्पिटल से टाइनजी गेमिंग में ट्रांसफर किया जाता है, जहाँ पे कैटी के डैड कहते हैं कि मिस्टर चैंग की मदद से हमने 19 फ्लोर गेम के कुछ पार्ट को रिस्टोर कर लिया है और हमें सैम की कॉन्शियसनेस मिल गई है, मगर वो अभी भी क्योटिक मेमोरीज में खोया हुआ है। पहले सैम को उन मेमोरीज से निकालना होगा, तभी हम उसकी कॉन्शियसनेस को वापस लेके आ सकते हैं। इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि सैम के करीबी लोग उसके साथ रहें। कैटी कहती है अगर 1% चांस भी होगा ना सैम के वापस आने का, तो मैं गेम में वापस जाकर उसको लाने को तैयार हूँ। इस पे डैड कहते हैं पर एक और पॉसिबिलिटी ये है कि जब तक तुम गेम के अंदर रहोगी तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही गेम के बाहर आओगी हो सकता है उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी हो गेम में इतने सारे नाइटमेयर्स देखने की वजह से। मगर कैटी को तो किसी भी हाल में सैम को वापस रियल वर्ल्ड में लेकर आना ही था, इसके लिए जो होगा वो देखा जाएगा। तब डैड कहते हैं ये सब खतरनाक भी हो सकता है बेटा, इसीलिए अपना ध्यान रखना। हेडसेट पहनकर जैसे कैटी गेम में एंटर करती है ना दोस्तों, वहाँ उसे छोटा सैम दिखाई देता है। कैटी भी छोटी हो चुकी होती है। 19 बिल्डिंग में पपेट मॉन्स्टर्स के कटआउट रखे होते हैं, उनके साथ ये लोग खेलते हैं और फिर अपने पेरेंट्स के पास चले जाते हैं सर्कस देखने के लिए। इस वक्त कैटी और सैम दोनों के मॉम डैड हैप्पी साथ में होते हैं। यहाँ इनको काफी मजा आ रहा होता है। कैटी को पता था दोस्तों कि ये सब तो एक सपना है, पर वो इस सपने को थोड़ी देर और देखना चाहती थी। वो अपना बचपन दोबारा जीना चाहती थी। जल्द ही ये लोग बड़े भी हो जाते हैं गेम में और ये एक दिन फिल्म देखने जाते हैं, तो दूसरे दिन सैम खुद ही पपेट शो कंट्रोल करता है। वो कैटी को भी सिखाता है कि कैसे पपेट्स को कंट्रोल करना है। इनकी बहुत ही अच्छी रोमांटिक लाइफ चल रही होती है इस वर्चुअल गेम में दोस्तों। दोनों अपना पहला किस भी यही करते हैं। इसके बाद एक दिन दोनों साथ में मॉल घूमने जाते हैं, जहाँ सैम को तो सब रियल ही लग रहा होता है, मगर कैटी को पता था कि ये सब फेक है। मॉल में मौजूद लोग उसको एविल स्पिरिट नजर आ रहे थे, इसीलिए वो अपना हेडसेट उतार कर रियलिटी में आ जाती है। तो तब उसके डैड उसको काफी डांटते भी हैं और कहते हैं कि तुम्हें मैंने सैम को वापस लाने को कहा था, तुम तो खुद ही जाकर वहाँ बस जाने को सोच रही हो। वो डांट कर कैटी को वहाँ से भगा देते हैं, मगर कुछ देर बाद वो वापस आती है और अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए, मैं अंदर जाकर सैम को इस बार जरूर वापस लाऊंगी। काफी मनाने पर डैड मान जाते हैं और उसके अंदर उसको जाने देते हैं। तो अंदर जब वो जाती है ना, देखती है कि सैम अपने डॉम के कंप्यूटर रूम में है। वहाँ एक क्रिएचर है जिसे सैम मारने की कोशिश कर रहा था, मगर जब वो कैटी को देखता है तो वो क्रिएचर भी गायब हो जाता है और सैम भी नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है। और तब धीरे धीरे कैटी सैम को सारी बातें बताती है कि तुम इस वक्त गेम में हो। वो सारी बात बताती है कि कैसे हम लोग इस गेम में अनजाने में एंटर हो गए थे, हमने कैसे कैसे सारे लेवल्स को पार किया, फिर आखिर में क्या हुआ, और गेम में मर जाने पे हमारे दोस्त कोमा में चले गए थे, जिन्हें बचाने के लिए हम अल्टीमेट स्पेस में गए थे, और वहाँ पे फिर मेरे डैड ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिवेट कर दिया था। सारे लोग तो निकल गए थे मगर तुम वहाँ पे फंस गए और अब मैं तुम्हें लेने के लिए आ गई हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा इन बातों में, क्योंकि यहाँ पे तुमने अपने ख्यालों की दुनिया बसा के रखी हुई है, जिसमें तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड को छोड़कर नहीं गई है, तुम्हारे डैड की मौत भी नहीं हुई है, मेरी मॉम भी जिंदा है, मेरे डैड भी उनको टाइम दे रहे हैं, हम दोनों भी साथ हैं, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। मगर सैम, ये मैं जो तुम्हें बता रही हूँ ये रियलिटी नहीं है। अगर हम ज्यादा देर तक यहाँ रहे तो फिर यहीं के हो जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब ये सारी बात सैम को पता चलती है तो उसे भी सारे फ्लैशबैक्स आ जाते हैं और वो तुरंत ही इस गेम से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। वो कैटी के साथ वापस लिफ्ट में जाता है, मगर डर के मारे कैटी से लिफ्ट का बटन प्रेस ही नहीं होता, क्योंकि उसे अपने डैड की बात याद आ रही थी कि गेम से बाहर आने के बाद हो सकता है सैम अपनी मेमोरी खो दे। अब कैटी को टेंशन हो रही थी कि अगर सैम मेरे बारे में भूल गया तो क्या होगा। यही सब सोचकर उसको बड़ी टेंशन होती है, लेकिन फिर भी सैम के कहने पर उसे बटन दबाना ही पड़ता है। इसके बाद तो कैटी बस सैम को घूरती रहती है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है दोस्तों। तो सैम उसको समझाता है टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, रियल लाइफ में भी चीजें अच्छी होंगी। तो कैटी उसे किस कर लेती है, ये सोचते हुए कि क्या पता ये आखिरी किस हो हमारा। इसके कुछ देर में दोस्तों ये आ जाते हैं रियल वर्ल्ड में। कैटी को पहले से होश आ चुका था, वो बेसब्री से सैम के होश में आने के इंतजार में होती है। अब जैसे सैम होश में आता है ना और कैटी को अपने सामने देखकर उसका नाम लेता है, कैटी उसे हक कर लेती है, मगर सैम उसको टच तक नहीं करता। वो तो बस हैरान होता है कि ये मुझे हक क्यों कर रही है। इसके बाद जब वो कैटी के साथ कॉलेज आता है तो वहाँ पे येंग और सिन्हा सैम को देखकर बड़े खुश होते हैं, मगर सैम उनको पहचान नहीं पाता दोस्तों। और तब कॉलेज में मौजूद सारे दोस्तों की एक मीटिंग बुलाई जाती है और सभी से सैम को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। सभी सैम को अपने अपने बारे में बता रहे होते हैं, मगर सैम को यार कुछ याद ही नहीं होता। यानी दोस्तों बहुत सारी चीजें भूल गया था, मतलब सारी तो नहीं लेकिन बहुत सारी। उसकी ना तो पूरी तरह से मेमोरी लॉस हुई थी और ना ही पूरी तरह से सारी चीजें उसको याद थी। जैसे उसको कैटी याद तो थी, पर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, ये बात सैम भूल चुका था। जब वो अपने डॉम में जाता है तो उसे अपने डॉम के लॉक का पासवर्ड भी एक बार सही से याद नहीं होता, मगर उसे अपनी मॉम याद थी। वो उनसे वीडियो कॉल पे जब बात करता है तो उसकी मॉम पूछती है, तुम किसी लड़की के बारे में लास्ट टाइम बताने वाले थे ना, जिसने तुम्हारा दिल चुरा लिया है, तो बताओ उस मैडम के बारे में और कुछ। मगर सैम को तो कुछ याद ही नहीं था अपनी लव लाइफ के बारे में, वो तो काम का बहाना कॉल करके कट कर देता है। पर उसको डाउट होता है कि कहीं
कैटी वो लड़की तो नहीं, क्योंकि जब मैं होश में आया तो उसने मुझे खास के अपने गले लगा लिया। और इस बात को कंफर्म करने के लिए सैम येंग को कॉल लगाता है और सारी बात उससे पूछता है। वहीं कैटी भी सैम के डॉम में आ जाती है दोस्तों, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती दरवाजे पे दस्तक देने की, क्योंकि वो सोचती है सैम को मेरे बारे में याद तो है नहीं, इसीलिए वो वापस जा रही होती है। मगर पास ही में उसको दो बच्चे एक गेम खेलते हुए दिख जाते हैं, जिसको देखकर कैटी रुककर उन्हें वो गेम खेलते हुए देखने लगती है। और तभी वहाँ पे सैम आ जाता है और वो भी उस गेम को देखने लगता है। उसे अब कैटी और अपने बचपन के बारे में सारी चीजें याद आ जाती है, जिससे कैटी होती बड़ी खुश। उधर अंकल इनको भी होश आ जाता है दोस्तों, उनकी भी मेमोरी काफी हद तक डिस्टर्ब हो चुकी थी। उन्हें बस एक्सीडेंट से पहले की सारी चीजें याद थी, पर उसके बाद जो हुआ वो भूल चुके थे। इधर सैम पेड़ के नीचे कैटी के साथ टाइम स्पेंड करता है और तब उसे येंग मैसेज करके बुलाता है कैंटीन में, क्योंकि ऐसे सारे फ्रेंड्स वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे। वहाँ ये लोग अंकल इनको काम करते हुए देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं आप होश में आ गए, आपने हमें बताया क्यों नहीं? जिससे अंकल लिन हैरान दोस्तों और कहते हैं तुम लोग मुझे जानते हो क्या? तब येंग बताता है कि 19th फ्लोर में तो हम सारे साथ में थे ना, जिसपे अंकल लिन कहते हैं कि डॉक्टर ने तो मुझे बताया था वैसे 19th फ्लोर गेम के बारे में, मगर उसके अंदर क्या हुआ वो सब मुझे याद नहीं। तब ये लोग कहते हैं कि आपको याद हो या ना हो, लेकिन अगर आपको कहीं भी किसी मदद की जरूरत हो तो हमारे पास जरूर आना। अंकल लिन वहाँ से जाते हैं दोस्तों तो इनके फोन पे फिर से काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जिससे इनके डर के मारे हालत खराब कि अब क्या होगा। पर जैसे काउंटडाउन खत्म होता है उसमें मैक्स, जॉय और हैरी दिखाई देते हैं, जो कहते हैं क्या हुआ, हमने तुम्हें डरा दिया ना? डरने की बात नहीं है, दरअसल हम तीनों ने मिलकर एस्केप रूम बिजनेस स्टार्ट किया है। अगले दिन ये लोग सैम और बाकियों को अपने एस्केप रूम में बुलाते हैं, जहाँ जाते ही कैटी और बाकियों को याद आ जाता है कि इन्होंने तो अपने एस्केप रूम का सेटअप बिल्कुल 19th फ्लोर के 19th बिल्डिंग की तरह करके रखा हुआ है। यहाँ पे कैंडल्स वगैरह भी रखे हुए हैं पपेट मॉन्स्टर्स को डराने के लिए। तभी इनके सामने 3 पपेट मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि मैक्स, जॉय और हैरी हैं दोस्तों। ये लोग साथ में यहाँ थोड़ा सा खेलते हैं और फिर वापस जाने लग जाते हैं। इनके साथ में अभी मैक्स और उसके दोनों दोस्त भी थे। तो ये लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि एस्केप रूम में और क्या क्या सुधार की जरूरत है। तभी सामने से बहुत सारे अजीबो गरीब लोग आ जाते हैं, जो कहते हैं कि यहाँ पे पहले से एस्केप रूम बिजनेस में इतना कंपटीशन है और तुम लोगों ने एक और बना दिया। जैनी कहती है तो क्या हो गया, सबको हक है बिजनेस करने का, कोई रोक नहीं सकता ना? तब वो लोग इनकी ओर मारने के लिए दौड़ते हैं इनको, और ये सीन देखकर अचानक से सैम को जल्दी से गार्ड्स याद आ जाते हैं। वो भी इन पे ऐसे ही हमला करने के लिए दौड़े थे दोस्तों। फिर कुछ ही सेकंड्स में सैम को सारी बात याद आ जाती है और वो जैसे गेम में सबको लीड करता था वैसे रियल लाइफ में भी हाथ में कुछ पकड़ कर आगे बढ़ता है। सैम और उसके दोस्त उन लोगों से भिड़ जाते हैं और यहीं पे सीन होता है कट। फिर दोस्तों हमें एक न्यूज दिखाते हैं जिसमें टाइनजी गेमिंग को एक्सपोज किया जाता है। सारा इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कर लिया था और उन्होंने थॉमस के जो कारनामे थे उनके बारे में सब कुछ सभी को बता दिया था, जिसकी वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया था। मगर अब 19th फ्लोर गेम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, साथ ही सारे VR हेडसेट और अदर इक्विपमेंट्स को भी जब्त कर लिया गया था। इसके बाद हमें कॉफी शॉप का सीन देखते हैं, जहाँ पे लड़का बड़ा परेशान बैठा होता है। वो लगातार अपने फोन को घूरे जाता है। जैसे उसके फोन पे 19:19 होते हैं, वैसे ही वो पूरा कॉफी शॉप फ्रीज हो जाता है। जो लोग काम कर रहे थे वो वहीं पे अटक जाते हैं, सिर्फ वो लड़का ही मूव कर पाता है। वो डरते डरते कॉफी शॉप के बाहर निकलता है और देखता है अचानक से मौसम काफी बदल गया, आसमान बिल्कुल काला हो गया है और तेज हवाएं चल रही है। इसी के साथ दोस्तों ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो क्या लगता है आपको लास्ट में जो दिखाया गया वो नेक्स्ट सीजन के लिए झलक थी क्या? यानी थॉमस की 19th फ्लोर गेम वैसे तो खत्म हो गई है, मगर कुछ और लोचा चल रहा है दोस्तों, जो क्या है फिलहाल तो पता नहीं। इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। साथ ही ये सीजन होता है यहाँ पे खत्म। अगर आपको ये सीरीज